बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर और आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही जनाब अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनकी तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर यासिर अली, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट BZU मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी दिलावर अब्बास सिद्दीकी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं साउथ पंजाब वर्कर्स फेडरेशन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। आज हम हिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो सर से बात भी करेंगे और जिस तरह भी हम देख रहे हैं तुलबा के हवाले से उनका इंटरेस्ट कितना है, इसको लेकर आगे फ्यूचर कितना आपका जो है वो सिक्योर हो सकता है, क्योंकि हमेशा जो स्टूडेंट्स हैं वो तारीख को लेकर जो है वो परेशान रहते हैं कि अच्छा किसी ने ऑप्शनल इसको जो है वो सब्जेक्ट ले लेते हैं, किसी का डिफरेंट है अंदाज, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। जदीद दौर में इसकी क्या अहमियत है उस हवाले से भी बात करेंगे और सर से जानेंगे हम जो है इस टाइम जितने भी ओवरऑल मजदूर हैं जो भट्टे पे काम करते हैं मजदूर, उनकी क्या मुश्किलात हैं, उनके क्या मसाइल हैं, जो तंजीमें काम कर रही हैं वो किस तरह कर रही हैं, तो ये तमाम चीज़ें आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो तारीख को लेकर जो है हम आपसे जानना चाहेंगे आपके डिपार्टमेंट के हवाले से कि किस तरह काम कर रहे हैं आप और तलबा का जो है वो कितना इंटरेस्ट देख रहे हैं तारीख को लेकर। जी, जहाँ तक काम का ताल्लुक़ है तो इस वक्त हम बहैसियत शोबा बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में जो शोबा तारीख़ काम कर रहा है, तारीख़ की तफ़हीम के हवाले से वहाँ पर कुछ जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तारीख़ की तफ़हीम का एक चैलेंज जो हमें नज़र आया वो ये है कि तारीख़ की तफ़हीम की कोई एक सूरत नहीं है। एक सूरत जो अमूमन हमारे यहाँ राइज है तारीख़ को समझने की वो ये है कि हम तारीख़ को अपने हाल से डिटैच करके सिर्फ माजी की सूरत में शनाख्त करते हैं और ये मसला ना सिर्फ हमारे तालिब इल्म के साथ है बल्कि ये अमूमी एक जो माशरती रवैया है तारीख़ के साथ वो भी अटैच है। दूसरी सूरत उसकी ये है कि तारीख़ माजी से या हाल को अलग करने का नाम नहीं है, बल्कि तारीख़ एक इंसानी इर्तिका का अमल है जो माजी को हाल के साथ और हाल को मुस्तकबिल के साथ जोड़ता है। हमारा फोकस इस दूसरी सूरत पे ज़्यादा है, ख़ुसूसन यहाँ पे BZU में जो शोबा तारीख़ में, इसलिए हमने साथ उसमें एक एडिशन भी किया है कि शोबा तारीख़ व मुताले तहज़ीब कि इसमें एक इर्तिका नज़र आए। अच्छा, तीसरी तफ़हीम इसकी ये है कि तारीख़ एक सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है जो ये जो बेसिक दोनों उसके पहले जो कंसेप्ट्स हैं उनको कम्युनिकेट करता है, ना सिर्फ ये कि तलबा तक बल्कि उसकी कम्युनिकेशन को थ्रू रिसर्च, थ्रू पब्लिकेशन उसको एकेडेमिया में और दीगर सतहों पे भी उसको कम्युनिकेट करता है। तो वहाँ पर हमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, वहाँ पर हमें कुछ तालिब इल्मों से भी थोड़ा सा शिकवा है और उससे बढ़कर ओवरऑल सोसाइटी से एक अमूमी जो इस वक्त चल रहा है ना कि जी तारीख़ या आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंसेस, उनकी अहमियत जो है वो जो उनको प्रॉपर अहमियत दी जानी थी वो नहीं दी जा रही और उनके मामले में आम जो हमारा फ़र्द है माशरे का वो भी और तालिब इल्म वो साइंसेस को या दीगर शोबाजात को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। तो आप समझते हैं कि अभी यहाँ पर तारीख़ की जिस तरह अहमियत को उजागर करना चाहिए उस तरीके से काम हो रहा है हमारा? हाँ, उसमें देखें जी जहाँ तक एकेडमिक्स का ताल्लुक़ है, यूनिवर्सिटियों में मुझे जो हमारी कौमी जामियात हैं वहाँ पर शोबा तारीख़ से वाबस्ता अफराद को जिनको मैं जानता हूँ तो उस एंड पे तो काम हो रहा है और काफ़ी काबिल लोग मौजूद हैं, लेकिन हमें इस वक्त ज़रूरत है कि उस काम को हम मार्केटाइज़ करें, हम उसको प्रॉपर कन्वे करें सोसाइटी में और उसका बेहतरीन ज़रिया हमारा तालिब इल्म है। उसको हम जितना अच्छा तरबियत देंगे उसको कम्युनिकेट करेगा और पुली। लेकिन इसमें मीडिया का भी किरदार है और इसमें किसी हद तक हमारी रियासत और हुकूमत का भी किरदार है कि वो ऐसा बंदोबस्त करे
तारीख की का जो फ़हम है वो आपके हर इंसानी शोबा में, इवन अगर तारीख को आप साइंस के साथ कंपेयर करें, मैं आपको मिसाल देता हूँ, साइंसी इनकलाब का नाम हमने सुना है, सनती इनकलाब का नाम सुना है। आज अगर बतौर मौजू इनको कहीं पढ़ाया जा रहा है तो वो हमारे शोबा है तारीख़ में, फ़लसफ़ा में या अदब में तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमारा साइंस का तालिब इल्म ये मौज़ूआत अपने शोबे में इससे बिल्कुल नाबल्द है। वहाँ पर फ़लसफ़ा तारीख़ को नहीं पढ़ाया जाता। तो मिन तारीख़ या जो समाजी इल्म हैं वो तो बुनियादी तौर पर आपकी ज़िंदगी के तमाम शोबाजात को कवर करते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं। तो इसमें तमाम जितने भी हमारे रियासती या समाजी इदारे हैं उनको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, मज़ीद भी आपसे जानते हैं तारीख के हवाले से भी। सर, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, आप जो काम कर रहे हैं, उस हवाले से हमें बताइएगा। जी। सबसे पहले तो रोही चैनल का शुक्रिया और आपका शुक्रिया कि इतने अहम मौजू पर आपने बात करने के लिए बुलाया। इस ज़िम्मन में सबसे पहली बात मैं ये रखूँगा कि जिस मुल्क का मेहनत कश है उसके हालात कार वो अगर आपस में मुमासलत नहीं रखेंगे तो उस मुल्क का कोई शोबा भी तरक्की नहीं कर सकता। इसको मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा कि आज आप देखें कि इतनी महंगाई के दौर में मेहनत कश तबका जितना पिस रहा है, कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई लेबर पॉलिसी नहीं है। अच्छा, चाहे वो गवर्नमेंट के इदारे हैं या प्राइवेट सेक्टर के, जो मिनिमम सैलरीज़ का जो ताल्लुक़ है, जो हुकूमत की तरफ से मुकर्रर की जाती है कि कम से कम उजरत, वो आप देखें कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। हाँ। अच्छा, ज़ाहिर है जब किसी बड़े सेठ की या किसी बड़े सरमाएदार की जो ज़रूरत होती है, उसके बच्चे होते हैं, उन्होंने भी खाना खाना होता है, नए कपड़े भी पहनने होते हैं, अच्छी तालीम भी हासिल करनी होती है। तो ये तज़ाद यहाँ से शुरू होता है, एक हालात कार की जो है गैर मुनसिफाना बात जो मैं कर रहा हूँ कि वही कपड़े और वही बच्चों के आसाइशें और वही अच्छे माहौल, वो एक मेहनत कश की भी ज़रूरत है। मगर हकीकत इसके बिल्कुल आप देखने के बरक्स है कि जो बड़ा सरमाएदार होगा या जो बड़ा अमीर होगा उसके लिए सहूलियात, उसके लिए तालीम, उसके लिए सेहत की सहूलत वो कुछ और है। और जो मेहनत कश है वो अपने माली हालात से भी तंग और ऊपर से जो उसके लिए ये गैर मुनसिफाना और गैर मसावियाना जो एक रवैया है वो उसको मज़ीद जो है ना उसकी गुर्बत की तरफ धकेल रहा है। ऐसे ही। तो मेरा ख्याल है कि जब तक हम किसी मेहनत कश की तनख्वाह उसकी ज़रूरत के मुताबिक मुकर्रर नहीं करेंगे, ये तज़ाद बढ़ता जाएगा, हालात कार उसके मज़ीद अबतर होते जाएंगे। तो अब इसी तरह भट्ठा वर्कर्स को देख लें। अभी कल भी मैंने एक जगह बात की है कि इस वक्त आप भट्ठों की सूरत हाल देख लें कि स्मोक की वजह से पूरे पंजाब में भट्ठे बंद हैं। ऐसे ही। मोर दैन 95% भट्ठे बंद हैं। तो वो मजदूर क्या कर रहे होंगे, उनके बच्चे क्या कर रहे होंगे, उनके अहले खाना कैसे अपना जिंदगी का कैसे बसर कर रहे होंगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, भट्ठों की सूरत हाल ही अगर मैं थोड़ा आपसे डिस्कस करूं तो जो हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा रेट है पर 1000 ईंट के जो उनको उजरत मिलती है वो भी नहीं मिल रही। अच्छा, उनकी सेहत का भी मसला है। वहाँ जो भट्ठों की सूरत हाल होती है, जो भट्ठों पे इन्वायरमेंट होती है, हाँ, वो वैसे ही हिफ्ज़ान सेहत के तो मुताबिक नहीं होती। ऐसे ही है उनको। अच्छा, फिर उनको बीमारियों के हवाले से भी उनके मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा उनके मसाइल हैं। मैंने 2017 में डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के तमाम भट्ठों का फिजिकल सर्वे किया था। एक होता है जस्ट लाइक हमारे इदारे होते हैं जो दफ्तरों में बैठ के खाना पूरी कर लेते हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह फिजिकली पूरे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान का उस वक्त सर्वे किया था। तकरीबन 750 भट्ठे थे मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में, मुल्तान, तहसील शुजाबाद और जलालपुर। सही। तो 750 तकरीबन भट्ठे थे और उसमें हज़ारों मजदूर हैं, हज़ारों। फिर वहाँ पर आप ये देखें कि उनको एडवांस की सूरत में ज़बरदस्ती उनको रकम दे दी जाती है और फिर उनके पूरे ख़ानदान को गिरवी रख लिया जाता है, पूरे ख़ानदान को वहाँ के। तो ये मतलब कि ये चीज़ें हैं। अच्छा, फिर हम अक्सर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, कोई बात नहीं है। भाई, कवानीन बहुत हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क जो है वो बहुत ज़रखेज़ है, हर लिहाज से ज़रखेज़ है। कवानीन भी हैं, कमेटियाँ भी हैं, सब कुछ है। बात यह है कि उन कवानीन का कोई फ़ायदा नहीं कि जो किताबों में पढ़े जाएं या कागज़ों पे लिखे जाएं। जब तक उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी उस कानून का क्या फ़ायदा। ऐसे ही है। मतलब एक कानून है कि गवर्नमेंट ने कम अज़ कम उजरत का ऐलान किया है कि जी 32,000 जो है ना वो आपने कम अज़ कम तनख्वाह देनी है एक वर्कर को। उसका इतलाक जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के इदारों पे नहीं होता, वो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हैं इदारे, चाहे गवर्नमेंट के हैं, दोनों पे है कि हाँ। मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। अभी भी कुछ इदारे हम देखें प्राइवेट पे स्पेशली, तो उनकी मेरे ख्याल में 20 से 25 ये इससे ज्यादा की है ही नहीं। मैम ये बहुत ज्यादा फिगर बता रही है। मतलब आप 20 से भी कम कर लें। 20 से आप ये देखें कि अभी हमारे यहीं मुल्तान में कुमार मंडी चौक है, यहाँ सुबह आप अर्ली मॉर्निंग देखें, यहाँ फैक्ट्रियों की, कारखानों, मिलों की बसें आती हैं जो लेडी वर्कर्स को लेके जाती हैं। उन बेचारियों को आज भी 300-300, 400-400 रुपये दिहाड़ी मिलती है सिर्फ। मुझे बताएं वो क्या सारा दिन वो अपनी मेहनत करती हैं, उन्होंने बच्चे भी पालने हैं, उन्होंने घर भी चलाना है, उन्होंने खाना भी खाना है। तो असल चीज़ है कि कवानीन जो बनाए जाते हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन की रेशो क्या है। तो हम इस तरफ अगर देखें तो हमें तो सूरत हाल खासी अब तक होती नज़र आ रही है। तो आप लोगों का जो काम है, जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, उसके हवाले से आप कितना काम कर रहे हैं? देखिए हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि यूनियंस और फेडरेशंस जो होती हैं वो वर्कर्स को मुत्तहिद रख के कोई ना कोई ऐसी मूवमेंट चलाते हैं जहां अव्वल तो ये है कि तमाम इदारों में ट्रेड यूनियन का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ ट्रेड यूनियन बनने नहीं देते। जिन इदारों में ट्रेड यूनियंस का रोल है वहाँ हाल कुछ बेहतर है। सही। वहाँ के हालात मतलब कभी अगर डिस्टर्ब होते भी हैं तो वो ट्रेड यूनियन अपना जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो रोल होता है वो अपना रोल प्ले करती है वो। जहाँ अक्सर तो इदारों में, प्राइवेट सेक्टर में तो यूनियन को सेठ जो है या सरमाएदार जो है वो अलाउ ही नहीं करते। वहाँ पे ट्रेड यूनियन एक्टिविज्म हो ही नहीं सकता वहाँ पे। अच्छा, वो इसी वजह से भी होता है ना कि अगर यूनियन बना दिया जाएगी तो फिर जाहिर सी बात है लोग काम नहीं करेंगे। अगर थोड़ा सा भी किसी को मसला होगा तो सारे के सारे मजदूर जो हैं वो। असल में आपकी जो पहली बात है उसका बहुत कम एहतमाल होता है। अगर ट्रेड यूनियन में भी प्राइवेट सेक्टर कोई बन जाए तो 1 या 2 लोग होते हैं जो मेन एक्टिव होते हैं। हाँ, ऐसे ही वो ज़ाहिर है अपनी ड्यूटी भी परफॉर्म करते हैं। हाँ। और जो अपना उनका काम होता है, उनकी असाइनमेंट होती है वो भी करते हैं। ठीक है। असल जो फ़ायदा है वो यही है कि इदारे के उस इदारे में, उस मिल या कारखाने में जो वर्कर्स होंगे वो मुत्तहिद हो जाएंगे। और यही बात उस कारखाने के मालिक को कभी अफोर्डेबल नहीं होती कि जब ये लोग आपस में मिल जाएंगे तो ये अपने मुतालबात रखेंगे, ये अपनी बेहतरी के लिए कोई ना कोई डिमांड करते रहेंगे। ये चीज़ें हैं। हाँ। और इसमें हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से या लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से मतलब कि उनकी यूनिफॉर्म पॉलिसी है कि हर इदारे में ट्रेड यूनियन हो, वहाँ पे पूरा एक सेटअप बना हुआ हो। उनके जो वर्किंग क्लास के जो लोग होते हैं उनका पूरा डाटा उनके पास होना चाहिए। उनका पता होना चाहिए कि ये किस असाइनमेंट पे है, उनकी छुट्टी कब होनी है, इनके औकात कार क्या हैं, कितने टाइम, कितने घंटे इन्होंने काम करना है, ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा जी, मज़ीद भी आपसे जानते हैं सर, अभी हम अगर बात करें मुल्तान के हवाले से भी, यहाँ पर भी माशाल्लाह हिस्ट्री के हवाले से तो बड़े रिच है। इस आप समझते नहीं है कि इसको भी हमारे सिलेबस में शामिल होना चाहिए और इसकी हिस्ट्री के बारे में हमें जानना चाहिए? जी ऑब्वियसली हमारे यहाँ वैसे तो अमूमन तारीख़ जो है वो कुछ मखसूस सांचों में कैद कर दी गई है ना, कि हम समझते हैं कि सिर्फ़ सियासी तारीख़ जो है वही तारीख़ को बयान करने का गालिब एक रुझान है। लेकिन तारीख़ की मुख्तलिफ़ सिमतें हैं। तारीख़ इंसानी अमल के साथ मुंसलिक है और इंसान के साथ, इंसान अपने मुआशरे के साथ जितने मुख्तलिफ़ अंदाज से कम्युनिकेट करता है तो एवरी आस्पेक्ट इज़ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। और जहाँ तक मिन मुल्तान का या किसी भी शहर का ताल्लुक़ है, इसको फोकस किया जाना चाहिए और किया जा भी रहा है। हम ख़ुसूसन जो हमारे पास जो तहकीकी लेवल्स हैं, एमफिल, पीएचडी, उसमें रीजनल हिस्ट्री पे बड़ा फोकस कर रहे हैं और उसके मुख्तलिफ़ आस्पेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। उसमें जेंडर पे, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ पे,
अल्टरनेटिव जो नरेशंस हैं हिस्ट्री की उन पे कर रहे हैं और उसमें मुल्तान को खसूसी तौर पर फोकस किया हुआ है, लेकिन उसमें भी कुछ फर्दर गुंजाइश है ना। मुल्तान सिर्फ एक शहर नहीं है, मुल्तान एक तहज़ीब का नुमाइंदा है, मुल्तान एक सकाफ़ती अमल का एक नाम है जिसको हम वसेब की सूरत में शनाख्त करते हैं। डिफरेंट कल्चरल उसकी ओरिएंटेशन है। उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो हमारा मौर्रिख है और फिर जो तालिब इल्म है मुल्तान पे काम करने वाला, वो एटलीस्ट उन चीज़ों से वाकिफ़ हो कि उसने कल्चरल हिस्ट्री को कैसे एक्सप्लोर करना है, उसने सोसाइटी को कैसे एक्सप्लोर करना है, उसने इनके मीनिंग्स को कैसे। तो हम उसमें कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जामियात में रीजनल हिस्ट्री पे काम हो रहा है। तो सही हो गया। अच्छा, वैसे आपका कैसे आना, थोड़ा आपके हवाले से भी जानेंगे, तारीख में आपने किस तरह इंटरेस्ट लिया? जी, तारीख के साथ पहला जो मकालमा था वो तो एक इत्तफाकी या जिस तरह हमारे यहाँ तालिब इल्म का होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम तारीख़ ने बहैसियत मज़मून मुतासिर किया और फिर ये ख्वाहिश बढ़ती गई कि इसमें जो तालिब इल्माना हमारा ताल्लुक़ है तारीख़ के साथ ही बढ़ता जाए। और खुशकिस्मती थी कि यहाँ पे जामिया ज़करिया में ऐसी गुंजाइश भी पैदा हुई। मैं यहाँ बहैसियत उस्ताद आया। वैसे तो हम सारी ज़िंदगी तालिब इल्म रहते हैं, वो बढ़ता गया। तारीख़ ने कई हवाले से मुतासिर किया मैंने। तारीख़ जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, ना सिर्फ माजी नहीं है, हमारा हाल भी है। और फिर एक सतह इसकी और भी है कि तारीख़ इल्मियत का मायार भी है कि हम माजी में रौनुमा होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात को, मुख्तलिफ शख्सियात को जो जानने का, जो परखने का एक अंदाज़ है, वो ये भी है, मायार है कि वो तारीख़ी हैं या नहीं हैं। हाँ। क्या वो किसी ज़मानी और मकानी कैफियत पे पूरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। तो इन चीज़ों ने मुतासिर किया और फिर उसको मैंने आगे बढ़ाया। उसमें काफ़ी, उसमें तारीख़ के मजहबी और सियासी जो रंग हैं उनको, उनका इंटरेस्टिंगली सोशो कल्चरल एनालिसिस किया अपने काम में। अच्छा, हम बात करते हैं जैसे तारीख से, हमें आप बात करें मुताले के हवाले से भी, रिसर्च पे कितना काम हो रहा है तारीख को लेकर? अब देखें, मैंने इससे पहले भी आपसे बयान किया है कि रिसर्च की काफ़ी गुंजाइश है, ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरत जो है वो उन तरबियत याफ्ता अफराद की है जो तहकीक करवाएं और तहकीक करने वाले। मीन हिस्ट्री सिर्फ तारीख नहीं है कि आपने किताबों में से जाके तलाश करने हैं, रेफरेंसेस देखने हैं, सन निकालना है, शख्सियत का हवाला देना है, बल्कि उसकी नरेशन में आपको, तालिब इल्म को भी और उस्ताद को भी, उसे पता हो मैं किस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरे पार्टिकुलर मीनिंग्स हैं वो कैसे कन्वे हो रहे हैं, या जो मेरा मुखातिब है जिससे मैं, फॉर एग्जांपल ये जो ऑरल हिस्ट्री है उसमें मैं एक कन्वर्सेशन में जा रहा हूँ, तो वो किस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में है, वो सोसाइटी के किस तबके से ताल्लुक़ रखता है, और उसके साथ ये कम्युनिकेशन जो है इसको मैंने नरेट किन पैराए में करना है। ये थोड़ी सी चीज़ें पेचीदा भी हैं, लेकिन इतनी पेचीदा नहीं है जितनी हमारे यहाँ जो इस वक्त सोशल साइंसेज और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की जो एक डिटेरियोरेशन है उसने इसको थोड़ा सा गंभीर कर दिया। आप क्या समझते हैं, हम अपने कल्चर से, हम तहजीब से कितना दूर हो रहे हैं? देखें, दूरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूरी का सवाल उस वक्त पैदा होता है जब हम कल्चर को, हम तहजीब को वही माजी में ले जाके देखते हैं। हम इस वक्त भी किसी कल्चर के तहत जी रहे हैं, हम आपस में जो गुफ्तगू कर रहे हैं इसका भी एक स्क्रिप्ट है, कल्चर हमें फराहम कर रहा है, और दूसरा ये है कि तहजीबी अमल भी रुका नहीं है। हम इस वक्त जिंदा व जावेद उस अमल का हिस्सा हैं, ठीक है ना? और हमें ये थोड़ा सा इनको देखना होगा, इसको खसूसन सकाफ़त और तहजीब के सवाल को ना, कि ये कोई रसूम व रिवाज का नाम नहीं है सकाफ़त, और नाच गाने का, खाने पीने के अंदाज़ का, उठने बैठने के अंदाज़ का नाम सकाफ़त नहीं है। सकाफ़त बुनियादी तौर पर एक मीनिंग सिस्टम है, और वो मीनिंग सिस्टम
एक अमीर को भी स्क्रिप्ट देता है, एक गरीब को भी देता है, भट्टा मजदूर को भी देता है, यूनिवर्सिटी के उस्ताद को भी देता है, और सबको बराबर नज़र से देखता है। अगर यही लोग आपस में किसी माशरे में पुरअमन हो जाएं और उसकी जो ग्रोथ है वो एक किस्म के उसमें तरक्की पसंद रुझानात पैदा हो जाएं, तो यहीं से तहज़ीब के ताने बाने जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये माजी की चीज़ें नहीं हैं इस वक्त भी, और इसमें थोड़ी सी जो कुछ हमारे यहाँ गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करना चाहिए। वही जो सकाफ़त को हम एक ख़ास रखने में बंद करके रख देते हैं, ऐसा नहीं है। मैं मुल्तान की मिसाल देता हूँ आपको। बिल्कुल, इस पर मज़ीद हम बात करते हैं लाजमी। अजीन अभी भी जाने ब्रेक पे हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़मीन जी, वहीं से कंटिन्यू करते हैं बात को। मैं आपको मुल्तान की या साउथ पंजाब की मिसाल दे रहा हूँ, और तो यह है कि आप सकाफ़त बनती है इंसानों के मेल जोल से, और जहाँ भी इंसान किसी बदलाव के अमल से गुज़र रहा हो तो ये लाजमी अमर है कि वहाँ पर सकाफ़ती तब्दीलियाँ भी आ रही होंगी, ठीक है ना। मुल्तान तो देखें, मुल्तान की शनाख्त ये है कि एक मल्टी कल्चरल सिटी रहा है और इसने तहज़ीबों की नुमाइंदगी की है। आज हम अगर सराइकी वसेब के उन्वान से या हम जनूबी पंजाब के उन्वान से मुल्तान और इस रीजन को देखते हैं, तो बहरहाल हमें इसमें उन अफराद को भी शामिल करना पड़ेगा जो फॉर एग्ज़ाम्पल माइग्रेशन के बाद यहाँ पे आके बसे हैं, ठीक है। 47 के बाद के मुल्तान में जो माइग्रेटेड कम्युनिटी है वो मुल्तान की सकाफ़त में बराबर की शरीक रही है। अच्छा, फिर उसके बाद अब जो रिसेंट पिछली लास्ट 2 डिकेड्स में जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है जिसने मुल्तान को एक्सपेंशन दी है, और वो अर्बनाइजेशन जो है वो नेबरिंग एरियाज से हुई है, और उसमें मिन मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे सर्विसेज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, कारोबारी लोग, ज़मींदार लोग, हर तरह के। मैं तो कहती हूँ मुल्तान में तो यहाँ ऐसे लोग हैं जहाँ आपको हिंदू भी नज़र आएंगे, आपको सिख भी नज़र आएंगे, आपको हर तरह की कम्युनिटी जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। रंग, नस्ल, ज़ुबान, तमाम चीज़ें, सारी चीज़ें। हाँ बिल्कुल। तो हमारी सकाफ़ती तस्वीर भी इन तमाम इंसानों के साथ, एक मजमूए के साथ मुकम्मल होगी, और वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ज़रूरत ये है कि हम असरे हाजिर में सकाफ़त और तहज़ीब की ग्रोथ को देखें, माजी में जाके ना देखें। बिल्कुल ऐसे ही। इस पर मज़ीद भी बात करते हैं सर। जिस तरह अभी हम बात करें कि जो मज़दूर हैं, स्पेशली आजकल जिस तरह महंगाई भी है, बेरोज़गारी अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उस हवाले से बताइएगा कि इसमें मज़दूर को कौन कौन सी मुश्किलात जो हैं वो ज़्यादा फेस करनी पड़ रही हैं, और उन मसलों को किस तरह हल किया जा सकता है। देखिए, इसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर के इदारे हैं, नो डाउट वहाँ पर कुछ फैसिलिटेट किया जाता है गवर्नमेंट की सतह पे। जो नॉन गवर्नमेंट मिले हैं, कारखाने हैं, वहाँ सबसे बड़ा मसला सोशल सिक्योरिटी का है, उनकी हेल्थ का है, उनकी तालीम का है। एक उनके रोज़गार का तो मसला इस अंदाज से सामने आया कि उनको उजरत उस हिसाब से नहीं मिलती कि अब तो बिजली के बिल इतने आ जाते हैं। अच्छा, फिर आपके खाने पीने की अशिया इतनी महंगी हैं, तो कहाँ से बंदा पूरा करे। तो ये चीज़ें बेहतरी की तरफ आ सकती हैं अगर कोई लेबर पॉलिसी कोई ठीक हो, जो लेबर के मसाइल को सामने रख कर तैयार की जाए। अच्छा, फिर एक मैं आपको चीज़ ना यहाँ पे और भी ऐड करना चाहता हूँ कि ये हमारे सिस्टम की बदबख्ती है, क्या कहें उसको, कि लेबर पॉलिसी बनाते हुए हक तो ये बनता है ना कि आप उस पॉलिसी के अंडर जो लोग आ रहे हैं उनके नुमाइंदों को, जो हकीकी नुमाइंदगी करते हैं, उनको बुलाएं, उनसे तजावीज़ लें, उनसे राय लें कि भाई आजकल आप जो मसाइल फेस कर रहे हैं उस हिसाब से हमें तजवीज़ करें कि हम लेबर पॉलिसी को बेहतर कैसे बना सकते हैं। मगर हकीकत में ऐसा नहीं है कि लेबर पॉलिसी बनाते हुए मतलब कि मनपसंद लोग जो जिनका कभी लेबर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता उनको बना दिया जाता है। उनको मैं यहीं पर एक मुल्तान की ही मिसाल कोट करता हूँ, मुल्तान और पंजाब की, कि मियां नवाज शरीफ साहब के आखिरी दौर में शायद आपको याद हो कि जो लेबर मिनिस्टर बनाए गए थे पंजाब के, उनका कभी लेबर से वास्ता ही नहीं था।
मुल्तान से थे वो, नाम मुनासिब नहीं। तो जब इस तरह के फैसले होंगे तो बताएं कि मामलात कैसे आगे बढ़ सकते अच्छा, हैं। वैसे भी ओवरऑल देखा जाए हमारी हुकूमत के हवाले से तो हमेशा उन्हीं लोगों को मौका दिया जाता है जिनका कोई कंसर्न नहीं होता, कोई कंसर्न नहीं होता। जिन लोगों ने शायद वो मुश्किलात भी नहीं देखी होती, बिल्कुल। वो मसले भी नहीं जानते होते कि जी, एक्चुअली एक आम बंदा सरवाइव कर रहा होता है जी, या बिल्कुल। मुश्किलात देख रहा होता है आए जी। दिन में। तो मतलब जिस तरह हम अक्सर हॉस्पिटल्स की लाइंस में खड़े हुए होते हैं या हमारी इमरजेंसी की जो सूरत हाल होती है, तो ये तो हम जब भी देखते हैं हुकूमत में इक़्तिदार में जब भी लोग आते हैं वो जस्ट प्रोटोकॉल में एक हाँ जी, आते हैं, तो बिल्कुल। प्रोटोकॉल में चले जाते हैं, तो उनको तो आइडिया ही उनका नहीं है कि दूर एक तक बंदा कोई जो है, वास्ता नहीं होता उनका। हाँ, बिल्कुल। एक बंदा जो है वो कितनी दूर से आ रहा है या कितने उसने मुश्किलात देखी हैं, क्या आया उसकी जेब में 1 रुपया भी है या नहीं है, उसने मेडिसिन कैसे लेनी है, या उसने अपने इलाज बच्चों का कैसे कराना है, या उसने अपने बच्चों को तालीम कैसे दिलवानी है। तो ये तो तमाम मसाइल हैं। ये मेरे ख्याल में जो लोग इतना जिनके पास हाईवे इस्तात है उनको तो आइडिया ही नहीं है कि क्या है। देखिए यही बात है, असल पाकिस्तान के, हमारे मुल्क के यही मसाइल हैं हाँ, कि आज हम आगे की बजाय यूं पीछे की तरफ जा पीछे रहे की हैं। तरफ जा रहे हैं। ये असल यही मसाइल है हाँ, कि एक लाइन है, मतलब कि जैसे अभी आपने जिक्र किया कि हॉस्पिटल में जाएं तो एक लाइन है, वहाँ पे वो बेचारे खड़े हुए हैं काउंटर पे अपनी बारी के इंतज़ार में। एक बंदा आता है, वो सारी लाइन को जो है ना वो आगे बढ़ के निकल जाता है और सामने उसको नंबर दे दिया जाता है। तो ये क्या है? ये वीआईपी कल्चर जो है असल इन मसाइल हाँ। की जड़ है। हाँ, इसको खत्म होना चाहिए, इसको तभी खत्म हम होना चाहिए। हमारे जो आम बंदा है उसकी जी। मुश्किलात में कमी आ सकती अच्छा, है। इसके साथ मैं ना आज आपके चैनल पे एक और बात भी थोड़ा शेयर करना चाहूँगा कि अभी आपको देखा होगा कि कुछ दिन पहले पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो इक़दाम किए गए हैं उनके पेंशन और लीव इनकैशमेंट के हवाले से, और पूरा पंजाब सरापा एहतजाज बना है। अब यहाँ देखें ना पॉलिसीज़ क्या बनाते हैं ये, मतलब कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये एक फॉरेन पॉलिसी है जिसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट, के लीव इनकैशमेंट ख़त्म की जाए और पेंशन रूल्स जो है ना वो चेंज किए जाएं। अब कौन इनको बताए, कौन इनको समझाए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का है आप उसके अगेंस्ट काम शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा मैम आप ये देखें कि एक बंदे ने जब 35 साल 40 साल नौकरी की है तो उसकी जमा पूंजी, उसके जो लास्ट एट द टाइम ऑफ वो रिटायरमेंट, उसमें उसके प्लान्स होते हैं, वो उसके ड्यूज, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। उसने क्या करना है, उसका क्या जेहन में स्केच है कि रिटायरमेंट के बाद उसने कोई बिजनेस क्या करना है, कोई हाँ। छोटा मोटा कारोबार करना है, नौकरी तो करना लोगों की बड़ी वो है। अब उसको ख़त्म करने के दर पे हैं। हाँ। अच्छा, उस पे अभी बयान कुछ इस तरह का आया नहीं है कि अभी उस पे बयान नहीं आया, अभी तो अभी खामोशी इस इख्तियार पे जो है ना मेरे ख्याल में ये काम ख़त्म नहीं हुआ, उनका एहतजाज भी ख़त्म नहीं हुआ, ये काम अभी रुका हुआ है चूँकि अभी निगरान दौर है ये, निगरान सेटअप है, तो बिल्कुल इलेक्शन के इंतज़ार में है कि कोई अवामी हुकूमत है। ज़ाहिर है ये तो एक निगरान गवर्नमेंट है, हालांकि अब यहाँ पे देखें कि हमारे निज़ाम की सूरत हाल कभी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के ये हिस्ट्री के सर बैठे हुए हैं, प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी निगरान हुकूमत ने इस तरह बढ़ के इक़दाम किए हों कि आपके पेंशन रूल्स जो हैं वो चेंज कर दिए जाएँ, आपकी लिव इन कैशमेंट ख़त्म किए जाए। आप ऐसे ऐसे इक़दाम हो रहे हैं निगरान दौर में जो आज तक कभी नहीं हुए। ये हमारे निज़ाम का ही फॉल्ट है ना कि कहीं ना कहीं तो कोई चीज़ है ना कि जो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, बजाय कम होने के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। अब पिछले दिनों एक टीचर थे, बड़े मोअज़्ज़ज़ टीचर हैं, तो उनसे बात हुई तो वो कहते हैं यार मैं हैरान हूँ और बोलिए कि अगर ये पेंशन रूल्स चेंज कर देते हैं तो मेरी अब 29-30 साल सर्विस हो चुकी है, मैं तो जैसे खाली हाथ इस शोबे में आया था मैं खाली हाथ जाऊंगा। मुझे पता है उस बेचारे पे जो 30 साल से दर्स व तदरीस का अमल दे के बच्चों को पढ़ा रहा है और वो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आपकी इस बात को अपने टीचर के साथ क्या होगा? इस बात को लेते हुए बहुत सारे हमारे इस तरह गया है। अच्छा, जिस तरह इन लोगों को उस चीज़ पे हम लोग भी कहते हैं कि इकदाम करने चाहिए, जो डबल ट्रिपल अगर पेंशन का उसमें उनका सिलसिला चल रहा है या उन्होंने ऑलरेडी एक जॉब कर चुकी है वहाँ, हाँ उन पे तो ये आप लागू कर दें, लेकिन ऑलरेडी जो जाहिर सी बात है जिसने भी जॉब कर रहा है, प्रेजेंट उसमें चल रही है, उसके कुछ अपनी चीज़ों को लेकर प्लान्स हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर वाकई हुकूमत को सोचना भी चाहिए कि एक आम बंदा जो है वो कितनी मुश्किलात सफ़र कर रहा है और एक अपनी ड्यूटीज़ भी दे रहा है, काम भी कर रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये भी है ना, हमारे इस्लाम में तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
बहुत वाज़िया फरमाया है कि आप मजदूर के पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी जो है उसको अदा कर दो। तो हमारे यहाँ तो मजदूरों को जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है और जिस तरीके से मैं देखती हूँ कि हम लोगों को एक तो होता है एहसास बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन हमारे यहाँ एहसास नहीं है ना। एहसास की कमी की वजह से हम ये चीज़ें मुश्किलात जो है वो देखते भी हैं। और आज जिस तरह अभी कोरोना आया तो कोरोना में आप देखते हैं हाँ कि हमें किसी चीज़ का एहसास ही नहीं है। कोई भूख से मर रहा है, कोई बीमारी की वजह से मर रहा है, ऐसे ही है। कोई वसाइल की अदम दस्तयाबी की वजह से मर रहा है, तो किसी का एहसास नहीं है। असल देखें, मैंने अभी जब दोबारा बात शुरू की थी कि मज़दूरों के जो मसाइल हैं उसमें एक इस वक्त जो बर्निंग इशू है बहुत अरसे से चल रहा है, वो है जो कारखानों मिलों में जो मज़दूर जो वर्कर अपना काम कर रहा है उसके लिए सोशल सिक्योरिटी कार्ड। अच्छा, वहाँ पर देखें कि हेल्थ एंड सेफ्टी के कोई इकदाम नहीं। सही। अच्छा, आप उन इदारों का विज़िट कर लें। अव्वल तो ये है कि उनको पता चलेगा कि आप विज़िट करने आए हैं, चीज़ें चेक करने के लिए आए हैं, आपको वो अंदर आने नहीं देंगे। जो इंतज़ामी इदारे जाते हैं वो मालकान कहते हैं, वो ओपनली कहते हैं वो कि भाई वो इंतज़ामी इदारे हैं जो चेकिंग के लिए यहाँ आते हैं, हम उनको खुश कर देते हैं और वो हमारी रिपोर्ट ऑल इज ओके लिख कर वो चले जाते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें हैं, निज़ाम का फॉल्ट है। ये बड़ी क्रू रियलिटी है। हम इस पे बात करना मैं समझती हूँ लाजमी है कि हमारे यहाँ हम कहते हैं जी हम करप्शन का खात्मा भी चाहते हैं और हम ठीक भी नहीं होना चाहते जी। अच्छा, फिर हम दूसरों पे ब्लेम करते हैं कि जी फलान बंदे ने जो है वो करप्शन की, या फलान भाई आप भी तो उसी का बराबर हिस्से हैं ना, उसमें शामिल कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम अपना कोई काम करवा रहे हैं तो हमारा माइंड सेट है जी ये पैसों के बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता, या आपकी बहुत ही कोई हाईली आपके पास सिफारिश हो तो फिर आपके पास जो है वो आपका ये काम हो जाएगा। लेकिन मैम सिर्फ तालीम की डिग्रियां काम नहीं करती कि मेरे पास भी डिग्रियों के अंबार लगे होंगे, यहाँ जितने माशाल्लाह पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग हैं, अगर उस पढ़ने लिखने के बाद अगर आपको शऊर हासिल नहीं हुआ तो उन डिग्रियों की डिग्रियों का क्या फ़ायदा है? बिल्कुल ऐसे। इसमें मजीद में बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, जिस तरह हम अभी इस पर भी बात कर रहे थे कि शऊर और फिर तहजीब और अदब, ये तमाम चीज़ें क्योंकि हमारे इल्म के साथ जुड़ी हुई हैं और फिर तारीख़ के साथ भी जुड़ी हुई हैं, आप क्या समझते हैं किस तरह हम अभी अपने जदीद दौर में अपने नौजवान, जो हमारी नेगेटिविटी हम देखते हैं ना बहुत ज़्यादा फैल गई है, जो हमारे मस्बत पहलू हैं वो शायद हम कहीं ना कहीं भूल भी चुके हैं और शायद उनको उस तरीके से हम उजागर करने की कोशिश भी नहीं कर रहे, क्या कहेंगे इस बारे में? किस तरह पैदा कर सकते हैं, किस तरह तयन करें कि ये हमारे रास्ते जो हैं ये गलत हैं और ये ठीक है? जी, इसमें मैं सदीकी साहब की बात को एक्सटेंड करूँगा। अभी ये शऊर पे बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, पूरा एक तबका है, लेकिन वो माशरे में वो किरदार अदा नहीं कर रहे एक्टिव जो उनको करना चाहिए। अच्छा देखिए, कभी भी शऊर फ़र्द के साथ मुंसलिक नहीं है। हाँ, शऊर समाज के साथ है। और दूसरी सतह उसकी ये है कि शऊर का ताल्लुक या इंसान के एक्टिव होने का, मुतहरिक होने का ताल्लुक पहली सतह पर समाज के साथ है और दूसरी सतह पर वो रियासत के साथ है। हमें एक जो इस वक्त हम एक जदीद रियासत में रह रहे हैं जिसका एक आइन है, जिसमें जो इदारे हैं, जिसमें रिप्रेजेंटेशन है, बात कर रहे थे सर वर्कर्स के हवाले से कि कवानीन की भरमार है लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, नहीं होता। तो कौन देगा शऊर? शऊर उस वक्त आता है जब आप तालीम को सोसाइटी के साथ, सोसाइटी के मिन इक्तसादी इदारों के साथ, सोसाइटी के समाजी रवैयों के साथ उनको जोड़ेंगे, रेलिवेंट बनाएंगे उस तालीम को। हाँ। तब जाके वो बच्चा भी मुतहरिक होगा और उस तालीम का भी कोई फ़ायदा होगा। और अगर हमारी तालीम हमारे मारूजी हालात से बिल्कुल बरअक्स होगी तो वहाँ पर निज़ाम जो है वो जामिद हो जाएगा। तो इसकी मैं समझता हूँ कि एक ज़िम्मेदारी है हम पर बहैसियत फ़र्द कि हमें इस वक्त जो हमारा सबसे मजबूत ताल्लुक़ है, हम एक जमहूरी रियासत के बाशिंदे हैं,
तो हमारी ज़िंदगी के बेशतर जो पहलू हैं वो रियासत के साथ जुड़े हुए हैं। अभी जितने भी वर्कर्स के गिले शिकवे हैं, जितने भी आवाम के गिले शिकवे हैं, वो पहली दस्तक तो है ही गवर्नेंस पे या रियासत पे। तो हमें इस रिश्ते को मजबूत करना चाहिए, ये शऊर हासिल करके कि हम किसी बादशाहत में नहीं रह रहे, हम किसी ख़ानदान की हुकूमत में नहीं रह रहे, हम जब जमहूरी रियासत के बाशिंदे हैं। तो ये वाजिब है आज के तालिब इल्म पे और आज के एक आम इंसान पे भी कि वो सियासी शऊर को बढ़ाए, अपने और रियासत के ताल्लुक़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाह हो। और दूसरी सतह पर ये फ़र्ज़ है रियासत का कि वो भी आगे बढ़े और उन चीज़ों को जो आज इर्रेलिवेंट होती जा रही हैं। मैं पहले आपको तारीख़ और समाजी इल्म का नोहा पढ़ रहा था, तो सदीकी साहब ने नोहा पढ़ा है उस पढ़े लिखे नौजवान का जो इर्रेलिवेंट हो रहा है। रियासत को चाहिए कि इनको रिलेट करे और जहाँ पर भी कहीं कोई कमी बेशी है, कोताही है, तो उसको दूर किया जाए। बिल्कुल ऐसी है, चीज़ें तभी बेहतर हो सकती हैं जब हम अपने माजी में भी देखेंगे कौन सी चीज़ें हमसे गलतियाँ हुई हैं या हम लोगों ने कहाँ पे अपने सिस्टम को नहीं बेहतर किया, तो हालात आज उस पे नहज पे पहुँचे हुए हैं। अच्छा, हम देखते हैं मज़दूरों के, अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि कत्ल के वाक़यात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। फिर हम बलूचिस्तान वाले भी उसमें भी करेंगे कि वहाँ पर भी मज़दूरों को कत्ल किया गया। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्योंकि मज़दूरों के हवाले से अब देखें ना, वो जितने ख़ानदान हैं बेचारे निकलते हैं यहाँ से मज़दूरी के, कहीं भी किसी भी इलाके में जाके वो मज़दूरी करें, अपने बच्चों का पेट पाल सकें। देखिए इसके हवाले से कितना काम हो रहा है। बहुत हसास मौजू है इस तरह का कि ख़ासकर मैं बलूचिस्तान के हवाले से बात करूँगा कि बलूचिस्तान में ये पहली बार नहीं हुआ। एक वो लंबे अरसे से ये सिलसिला चला आ रहा है कि वहाँ जो मज़दूर हैं, अच्छा वो मज़दूर जो बलूचिस्तान में मारे जा रहे हैं, बेचारे बेगुनाह शहीद किए जा रहे हैं, वो किसी और इलाके के नहीं है, हमारे अपने इस सराइकी बेल्ट के हैं। यही बात, यहाँ से लोग जाते हैं, फिरोजाबाद, जलालपुर। बज़ाहिर वहाँ के जो मारूजी हालात हैं, जो बलूचिस्तान के जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, उसमें मीडिया के थ्रू भी और बाकी जो वहाँ से मालूमात मैसर हैं कि कुछ वहाँ पर लिसानियत का इशू भी है कि वहाँ के जो मकामी लोग हैं या वहाँ जो अस्करी तंजीमें वहाँ पे बनी हुई हैं, वो इस हवाले से खासा मुतासिबाना रोल भी अदा कर रहे हैं। वो तो बेचारे, उनका कसूर कोई नहीं होता, जिनको शहीद किया जा रहा है, बेगुनाह उनको मारा जा रहा है, वो तो बेचारे मजदूरी के लिए किसी के साथ वो रात को जाके सूखी रोटी पानी के साथ खा के वो बेचारे सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, वो सारा दिन वो मजदूरी करते हैं और अचानक से पता चलता है कि कहीं से फायर हुआ और 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 लोग जो है ना मजदूर हैं, बेचारे वर्किंग क्लास से हैं, बेगुनाह उनको शहीद किया जा रहा है। मेरा ख्याल है, मैं तो इस ज़िम्मन में बिल्कुल हक बजानिब हूँ कि मैं वफाक से भी और बलूचिस्तान हुकूमत से भी ये कह सकता हूँ कि इस अहम मसले को संजीदगी से लें। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि हम रोज़ लाशें उठाते रहें और वो कोई ज़ाहिर है कोई औरत बेवा हो गई, किसी का बाप मर गया, घर किसी का का एक भाई फर्द मर अगर गया, कमाने के लिए गया है कि उसने अपने तमाम अपने जितने भी पीछे भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, बीवी है, तो उसको पालना है। बिल्कुल, तो इस रोजगार के सिलसिले में वो जब जाते हैं तो अब उनकी लाशें घर में आए तो घर वालों पे क्या गुजरेगी। अच्छा, फिर घर वालों के साथ हमारे यहाँ तो ये थोड़ा सा मसला है कि जो बेचारे जिनके साथ ये वाकया होता है उनकी हेल्प भी नहीं की जाती। जी बिल्कुल। या वाह जो उनके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, वो अपना दर्द किसको जाकर सुनाए, ऐसे हेल्प की नहीं जाती कि वो बेचारे जब एक घर का जो कफील है वो चला गया है तो पीछे घर का सिस्टम कौन चलाएगा, उनके बच्चों को कौन पालेगा, भूखे कैसे उनके ऐसी 20 मिसालें हैं। मैं तो ये कहूँगा कि बलूचिस्तान की अवाम को भी ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल जो इमेज वहाँ से जो एक लाशों की सूरत में हमारे इलाके को मुसलसल एक अरसे से मिल रहा है, तो इसको ख़त्म करें, इस पे इसका तदारक करें और इसके असल जो कसूरवार हैं, जो लोग कातिल हैं, वो चाहे तंजीमी शक्ल में हैं या इनफरादी तौर पर हैं, उनका मुहासबा किया जाए और ये सिलसिला फ़ौरन बंद किया जाए। इसका इमेज सिर्फ पाकिस्तान या हमारे इलाके के लिए नहीं, इंटरनेशनली ये
इसका पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है कि एक इलाके के मजदूर दूसरे इलाकों में जाते हैं, वहां से वो बेचारे सेफ ही नहीं है, सेफ ही नहीं है। अब यहाँ अगर यहाँ उनको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, अगर वो एक दूसरे किसी सिटी में जाते हैं या किसी दूसरे मुल्क में भी जाते हैं तो वहाँ पर उनके साथ क्या बिहेवियर जो है उनके साथ किया जाता है, किस तरह का उनका जो है ट्रीट उनको किस तरीके से किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको सिक्योर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ एक आम हम इदारों में काम करने के लोगों के बारे में सोचते हैं, वहाँ बेचारे इन मजदूरों के बारे में भी तो सोचना चाहिए। अच्छा देखिए, मैं इसमें ये नहीं कि पूरे बलूचिस्तान को मोरे इल्ज़ाम ठहरा रहा हूँ, चंद लोग अनासर की वजह से, मगर उन चंद लोगों का मुहासबा करना ज़रूरी हो गया। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और बड़ी संजीदगी से सोचना चाहिए कि इस इलाके की आवाम का क्या कसूर है, जिनके मजदूर रोज़ी के लिए वहाँ जाते हैं वो मजदूर हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जो मजदूर होते हैं उनका कोई मजदूरी के लिए उनका कोई मजहब नहीं होता, उन बेचारों ने सिर्फ मजदूरी करनी होती है, रोज़ी कमानी होती है, उनका कोई मजहब या सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता। उन बेचारों ने सर नीचे करके सारा दिन उन्होंने मजदूरी करनी है, वो बेचारे क्या, उनका क्या कसूर हो सकता है। ये बहुत काबिल मुज़म्मत, इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। अच्छा, अभी जाहिर सी बात है हुकूमत जब आएगी तो उसके बाद ही आपकी जो मुतालबात हैं मजदूरों को लेकर, जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उन पर आप उनके साथ जो है वो आपकी टेबल टॉक होगी या जी जी क्या प्लान्स हैं, आपने क्या सोचा? हमें भी इंतज़ार है कि कोई प्रॉपर जमहूरी हुकूमत जो इलेक्शन में मुंतखब होकर आए, उनके साथ बैठकर हम मजदूरों मेहनतकशों के मसाइल डिस्कस करें, उनके हल की तरफ बढ़ें। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो पहले कौन सी कोई सूरत हाल अच्छी है, उसके साथ तो और मजीद तबाही की तरफ जाएगी। और मैं जो पहले मैंने स्टार्ट में ही जो बात की थी कि जिस मुल्क का मेहनत कश उसके हालात कार वो अगर ठीक नहीं होंगे तो वो मुल्क किसी शोबे में तरक्की नहीं कर सकता। आप चाहे यहाँ पर लाखों हुकूमतें तब्दील कर लें, लाखों निगरान हुकूमतें भी आ जाएं, जब तक आप मेहनत कशों के मसाइल हल नहीं करेंगे ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जिस तरह अभी स्टूडेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे, तारीख आप क्या समझते हैं इसका क्या स्कोप है आगे, किस तरह बच्चों में इंटरेस्ट लाया जा सके और इसको अपने निसाब में, या हम जिस तरह हम चाहते हैं कि तारीख हमेशा ज़िंदा रहे और लोग उससे सीखें? जी, उसमें देखें जी, ये एक अलमी है कि आज हमें अपने मुल्क में तारीख़ की अहमियत को कुछ ऐसे हवालों से उजागर करना पड़ रहा है जो उसकी बुनियादी समझ में नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम आज भी तालिब इल्म को अट्रैक्ट करते हैं कि आएँ तारीख़ में दाखिला लें या दीगर जो सोशल साइंसेज हैं उनमें आएँ, और सबसे बड़ी जो उनके लिए अट्रैक्शन हम बना के पेश करते हैं वो ये है कि ये हेल्पफुल है आपके लिए कि आप मुकाबले के इम्तहानात में जाएं। और ऑब्वियसली ये है भी सही। आप जितने भी हमारे यहाँ फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे मुकाबले के इम्तहानात हैं, उनमें आज भी ये जो हमारे तारीख़ है और दीगर समाजी इल्म हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इनके तालिब इल्मों की सक्सेस रेशो ज़्यादा है। लेकिन तालिब इल्म को थोड़ा सा इससे बढ़कर भी कुछ हमें बताना चाहिए कि ये आपके कौमी शनाख्त में, ये आपकी समाजी शनाख्त में, और ये आपकी जो तहज़ीबी एक सफ़र है जिस पे आज आपको शऊर हो तब भी आप उसका हिस्सा हैं, और अगर उसकी आगाही या शऊर नहीं है तब भी आप उसका हिस्सा हैं। तो ये उनमें बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। सही सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और उसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी फ़खर रज़ा मौलाना साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लीगल कंसल्टेंट हैं जी, और इसके साथ साथ कंज्यूमर कोर्ट से भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे एडिटर रोही डॉक्टर अमजद बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही आज हम बात करेंगे जो बहुत सारे हमारे नौजवान जिस तरह
बाहर के ममालिक जाना चाहते हैं और कोई बिज़नेस करना चाहता है, कोई जॉब से रिलेटेड जाना चाह रहा होता है, तो उस हवाले से इनसे जानेंगे कि वहाँ के जो ममालिक हैं वो किस तरह से वीज़ा देते हैं, वहाँ जाकर जो है क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, या किस तरीके से अपना जो है आप अपने वीज़े को लीगल बनाकर वहाँ पर काम कर सकते हैं ईजीली। तो नौजवानों के हवाले से भी बात करेंगे और साथ सर से बात करेंगे, इलेक्शंस के हवाले से भी बात करेंगे और दीगर जो हमारे इस टाइम स्मोक के माहौल के हवाले से भी उस पर भी बात करेंगे, वर्ल्ड कप के हवाले से भी हम जो है वो बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इस पे बात कर लेते हैं ना कि इस टाइम हमारे नौजवानों को बहुत ज़्यादा रोज़गार के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोग स्टडीज़ वीज़ा पे जाते हैं, कुछ लोग बिज़नेस के हवाले से। क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या मुश्किलात हैं? जी देखिए, अगर हम सबसे पहले यूएई को लेते हैं तो वहाँ लोग स्टडी के लिए बहुत कम जाते हैं, वहाँ पे रोज़गार के लिए ज़्यादा जाते हैं, या फिर हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं और कारोबारी तबका है वो आजकल मूव कर रहे हैं वहाँ पे बिज़नेस के लिए, बिज़नेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है वो ज़्यादा वहाँ देखते हैं। हमारे आप देखें जिस एरिया में हम बैठे हैं यहाँ से माल्टा और मैंगो जो है वो बहुत ज़्यादा जाता है, और वेजिटेबल्स में जो है वो ग्रीन चिली और इस तरह की चीज़ें जाती, तो उस पर बहुत सारे लोग जो है वो वर्कअप कर रहे हैं। और अगर हम देखते हैं मोस्टली जो जॉब के लिए जाते हैं तो एक ट्रेंड बना हुआ है कि पहले आज़ाद वीज़े पे जाना है, वहाँ पे फिर जॉब को ढूंढना है और फिर वहाँ पे हमने वीज़ा लेना है। तो मैं तो कभी भी नौजवानों को ये सजेस्ट नहीं करता कि उनको जो है वो यहाँ से विजिट वीज़े पे जाना चाहिए। बेसिकली मुख्तलिफ साइट्स हैं जो उनको रास्ता दिखाती हैं कि किन कंपनीज़ में जॉब्स अवेलेबल हैं, उन्हें पहले अप्लाई करना चाहिए। इंटरव्यू होने के बाद उन्हें जॉब जो है वो पहले कंफर्म करके, और जिसको हम कहते हैं जॉब वीज़ा, उनको जॉब वीज़े पे ही जाना चाहिए। वहाँ पे मसाइल कुछ ऐसे हैं कि ओवरबर्डन है। विजिट वीज़े पे आप जाते हैं तो वहाँ पे जॉब तलाश करते करते आपका वो जो विजिट वीज़ा होता है वो एक्सपायर हो जाता है। सही। अब उसके बाद उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो आपको फ़ौरन वापस मूव कर जाना चाहिए। इवन आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, आप पे एब्सकॉन्डेंस लग जाएगी और इस तरह के और बहुत से, आपको फाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो वो वहाँ पे फिर इसमें लगे रहते हैं कि चलें 10 दिन 5 दिन 8 दिन फलां कंपनी का मुझे कॉल आने लगी है, तो वो मसाइल का शिकार होते जाते हैं, जिससे बाज़-औक़ात ये भी होता है कि अगर वो पकड़े जाते हैं तो वो फौरी तौर पे उनको रिपोर्ट कर दिया जाता है और उनका जो है फ्यूचर हमेशा के लिए तबाह हो जाता है। तो प्रॉपरली अगर वो यहाँ से जॉब वीज़ा लेके जाते हैं तो उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, वो वहाँ पे प्रॉपरली अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। सही। वैसे जाहिर सी बात है, बहुत सारे हमारे यहाँ से जब लोग जाते हैं पाकिस्तानी स्पेशली, चाहे सऊदी अरब में जाते हैं या यूएई में जाते हैं, तो उनका ये होता है कि विजिट वीज़ा पे जाके वो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं या फिर कुछ इस तरह का तरीका रास्ता इख्तियार करते हैं जहाँ से वो कहते हैं कि चले काम भी करते रहें और हमारा सिलसिला भी चलता रहे। देखिए, इससे हमारे मुल्क की बदनामी होती है अगर वो इस तरह छुप के काम करेंगे। एक चीज़ वहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है आपका वीज़ा सीख करना, कंपनी में जॉब करना। अगर देखिए आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास हुनर है, तो आपको आराम से वहाँ जॉब मिल जाती है, जॉब का वहाँ इशू नहीं है। लेकिन आपको हमेशा रहना लीगलाइज चाहिए। इलीगल होकर रहना वो तो आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। आप इवन देखें, अगर आप यूएई में जाते हैं और वहाँ पे आप एब्सकॉन्ड कर जाते हैं, ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, तो अभी परसों की न्यूज़ जो है लेटेस्ट वो ये है कि जीसीसी ने आपस में तमाम ने एक ही वीज़ा कर दिया है। अभी आपने एक ही वीज़ा लेना है जिससे आप सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान, ये सारी कंट्रीज़ में एक ही वीज़ा, तो उनका पूरा सिस्टम जो है वो इंटीग्रेट हो गया है। अभी तो वो यूएई के अगर एब्सकॉन्डेंस है तो वो कतर भी नहीं जा सकेंगे, वो ओमान भी नहीं जा सकेंगे, सऊदी अरब भी नहीं जा सकेंगे, तो उनका फ्यूचर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। प्रॉपरली वीज़ा सीख करें और उसके ऊपर ट्रैवल करें। 2 साल का वीज़ा होता है, 2 साल कमाएं और उसके बाद आगे फर्दर अपने फ्यूचर जो है उसको मजीद बेहतर कर लें। सही हो गया। फिर मजीद भी आपसे जानते हैं सर, इलेक्शंस के हवाले से भी बात कर लेते हैं। इस टाइम इलेक्शन के हवाले से जो है काफ़ी तैयारियाँ चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं इलेक्शन को इसी बात से जोड़ लेता हूँ कि हमारे यहाँ जो अनसर्टेनिटी है, बेयकीनी की कैफियत है, उसकी वजह से लोग यहाँ से बड़ी तेज़ी से बाहर मूव कर रहे हैं। इस वक्त अभी यूएई की बात की तो यूएई में इस वक्त बड़ा रश है, हैरान कुन रश है। इतना काम का दबाव है, इतना बर्डन है कि लोग जो है इस खित्ते से निकल के उस तरफ जा रहे हैं, मिडल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं ज़्यादा वहाँ काम करने के लिए, और कारोबार भी लोग वहाँ मुंतकिल कर रहे हैं, अपने कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो जायदादें भी खरीदें। तो ये सारी सूरत हाल बनी हुई है। ये क्यों है कि हमारे यहाँ अच्छा, रियल स्टेट में भी इसी तरह है ना? रियल स्टेट का काम तो बहुत ज़्यादा दुबई में अपने मुल्क में रोज़गार नहीं है और अपने मुल्क में बेयकीनी की कैफियत है। एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी, को पॉलिसी बनाएगी, लोगों के रोज़गार का बंदोबस्त करेगी, इसलिए लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन हों। ये देखें, अभी इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है तो आप उससे देखें कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो किस तेज़ी से आगे बढ़ रही है।
तो सिर्फ एक स्टेबिलिटी की अलामत जो है वो नज़र आई है, एक इंडिकेटर हमें नज़र आया है, तो उससे जो है कितनी बेहतरी आना शुरू हो गई है। तो इस खित्ते में बहुत पोटेंशियल है, लोग यहाँ रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। अभी यूएई की बात की तो यहाँ से लोग जो परेशान होते हैं, जो हालात, सबसे बड़ा और बुरा एलिमेंट जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ है वो मायूसी है कि लोगों ने ये समझा है कि ये मुल्क शायद रहने के काबिल नहीं है और जितना जल्दी मुमकिन हो सके यहाँ से बाहर निकल जाएं। 70% तो सर यहाँ से खासतौर पे नौजवान जो है वो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मुस्तकबिल नहीं है, हर बंदा कोशिश कर रहा है। अब इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा जो है वो बाहर के जो लोग बैठे हुए हैं, वो भी हमारे ही लोग हैं जो बैठे हुए, वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी कंपनियां ऐसी बनी हुई हैं यूएई में या दीगर मिडल ईस्ट के ममालिक में कि जो वो कंपनियों का वजूद नहीं है, कागज़ों में कंपनियां हैं और वो जो है लोगों को वीज़े देती हैं, जॉब्स के वीज़े ऑफ़र करती हैं। वो सिर्फ आपको वहाँ जाके छोड़ देंगी कि आप अपनी जॉब अब खुद ढूंढें, लेकिन जो कमाएंगे उसकी परसेंटेज जो है वो उनको देते रहेंगे क्योंकि आप बाउंड हैं उस कंपनी के वीज़े को लेके गए। तो ये वहाँ की जो सूरत हाल है, अभी जैसे मौलाना साहब ने फरमाया कि वहाँ जीसीसी के बाद जो है पॉलिसी बदली है, तो वहाँ अब ऐसी सूरत हाल है कि लोग जो यहाँ फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ जा रहे थे और ख़ुद को ये साबित कर रहे थे कि हमारे पास फ़लाँ डिग्री है, और एक आदमी लेबर पर जा रहा है और वो वीज़ा ले रहा है मैनेजर का या किसी एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट का, तो वहाँ उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, तो वहाँ जाके वो उनके सिस्टम को ब्रीच करके वहाँ से अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे। अच्छा, ये कुछ अरसे के लिए चल सकता है लेकिन ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता, और यही सूरत हाल वहाँ पैदा हुई, तो उन्होंने अपने जो निज़ाम है उसको टाइट कर दिया है। तो अब यहाँ लोगों के लिए जाना वहाँ मुश्किल हो रहा है। तो ये अच्छी बात की है मौलाना साहब ने कि वहाँ पर रास्ते मौजूद हैं, मतलब आप उस कानूनी रास्ते को अख्तियार करें। अगर आप वहाँ जॉब हासिल करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि यहाँ पर भी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की कंपनियाँ मौजूद हैं, उनसे रब्ता करें, वो आपको वर्क वीज़ा देंगी। वहाँ पर भी कंपनियाँ, अब तो वेबसाइट पे आपको सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ अप्लाई करें। और अगर आपको कारोबार करना चाहते हैं तो उसका भी कानूनी रास्ता मौजूद है। ये तरीक़ाकार जो हमने यहाँ अडॉप्ट की है, अभी सऊदी अरब में भी वीज़े की उन्होंने जो लिमिट थी वहाँ विज़िट वीज़े की या उम्रा वीज़े की, उसको बढ़ा दी है उसकी टाइम को। तो लोग कोशिश ही करते हैं कि 2-3 महीने का टाइम है, 3 महीने में हम वहाँ जो है जाएंगे विज़िट वीज़े पर और अपनी जॉब तलाश कर लेंगे। तो ऐसी जॉब जब भी मिलती है, एक तो आप उन्हें भी पता होता है कि आप इलीगल हैं, तो आपको वेजेस जो है वो बहुत कम मिलते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप पर तलवार हमेशा लटकती रहती है कि आप जो है इलीगल हैं और क्या सूरत हाल, मतलब जो विजिट वीज़े पर गया है या उम्रे वीज़े पर गया है वो वहाँ जॉब नहीं कर सकता कानूनी तौर पर, लेकिन हमारे सारे लोग वो उस अरसे में भी जॉब शुरू कर देते हैं, तो वो इलीगल हो जाते हैं, तो उससे भी जो है उनके लिए खदशात बढ़ जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि यहाँ पर जो है जो लोग उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर 20-25 लाख रुपया लगा कर कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, उस 20-25 लाख रुपए को यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान एक बड़ी मार्केट है, वो इतनी बड़ी मार्केट नहीं है जहाँ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान एक बड़ी मार्केट है, 23 करोड़ आबादी का मुल्क है। यहाँ पर भी अगर कोई चीज़ आप अच्छी प्रोड्यूस कर लें जो कम्पीट करती हो मार्केट में, तो आपके आगे बढ़ने के बड़े मौके हैं, यहाँ कारोबार के बड़े मौके हैं। तो अल्लाह करेगा इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन हो जाते हैं तो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी। कुछ अर्सा पहले की बात है, हम बड़े तवाना मुल्क के तौर पर शुमार किए जा रहे थे। हम अपनी जीडीपी ग्रोथ में जो है इस पूरे खित्ते में आगे खड़े हुए थे और हम ये सोच रहे थे कि हम एशिया में जो है वो कम्पीट कर लेंगे और एशिया में आगे निकल जाएंगे बल्कि अपनी इकनॉमिक ग्रोथ में। तो अभी ये मुश्किल वक्त आया है, लेकिन ये जो मायूसी का एलिमेंट है इसको हमारी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही ख़त्म कर सकती है। वो आए, वो पॉलिसियाँ दे और लोगों के लिए रोज़गार का बंदोबस्त करे, तो तभी ये जो है ठहराव आएगा। अब इलेक्शन की सूरत हाल तो बन चुकी है और इस वक्त गहमा गहमी भी है और सियासी जमातें भी अपनी जो है मामला ठीक कर रही हैं। ख़ास तौर पर इलेक्शन से पहले जो है टिकटों की तकसीम का अमल होता है, उसके हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपनी एक्सरसाइज शुरू भी कर दी है। कुछ इंतज़ार कर रही हैं कि ये जो हमारी हल्का बंदियाँ हो रही हैं ये कंप्लीट होती हैं तो फिर वो टिकटें देंगे। लेकिन ये बात यकीनी है कि अब इलेक्शन होने जा रहे हैं। मकामी तौर पर भी इंतज़ामिया ने गवर्नमेंट ऑफिशल्स को कहा है कि वो इलेक्शन के लिए जहाँ जहाँ भी अमले की दस्तयाबी चाहिए तो वो आप फराहम करें और उनकी ट्रेनिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया है। तो इस वक्त हम इलेक्शन फेज़ में हैं, होपफुली जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। अच्छा, इसके साथ साथ अभी जिस तरह हमारे नौजवान हैं, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि यहाँ से लोगों को आइडिया भी नहीं होता,
बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया जाता है जॉब वीज़ा के हवाले से या स्टडी वीज़ा के हवाले से भी, तो लोगों को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से गाइड कीजिएगा कि किस तरीके से जो है नौजवान अपने इस प्रोसीजर को आगे लेकर चल सकते हैं, कि उनको बिल्कुल पता हो कि ये लीगल है और कोई भी हमें वहाँ जाकर कोई मुश्किलात का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। वह स्ट्रगलिंग तो है, जाहिर सी बात है, आप बाहर जाएंगे तो स्ट्रगल तो करना पड़ता है। देखिए, स्ट्रगल वाली बात तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो आपको एम्प्लॉयमेंट का है, जैसे कि सर अभी बता रहे थे कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है, हमारा इमिग्रेशन का पूरा एक निज़ाम है, गवर्नमेंट का, उनकी वेबसाइट है, उसके ऊपर अगर कोई लीगल सीट्स आती हैं तो उसके ऊपर उसको बाकायदा तौर पे मुश्तर किया जाता है, वहाँ से उनको चेक किया जा सकता है कि ये जॉब जो है ये लीगल है या नहीं है। अभी जैसे सर ने एक और बात की कि वहाँ बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका वजूद नहीं है, वो सिंपली आपको वीज़ा, जिसको हमारे पाकिस्तानी टर्मिनोलॉजी में हम उसको कहते हैं आज़ाद वीज़ा, जो कि यूएई में उसको फ्रीलांस वीज़ा कहते हैं। ये पिछले दिनों में उसका इतना ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा उठाया कि फ्रीलांस वीज़ा मतलब है कि वहाँ पे सोशल मीडिया पे ये हालात हो गए कि जी 5,000 में आज़ाद वीज़ा लें, 5,000 दिरहम में, 6,000 में लें, 7,000, यहाँ तक इवन हमारे जो मशहूर टिकटॉकर थे उन्होंने वहाँ पे जाके इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो किया, जिस पे गवर्नमेंट ने देखा कि ये क्या हो रहा है, लीगल चार्जेस, मतलब वीज़ा फॉर सेल तो है ही नहीं, हाँ, कहीं भी, बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन उसको बाकायदा तौर पे एक बिजनेस के तौर पे लिया गया, जो कि इंतहाई गलत था। खैर, उससे बहुत सारा उनके सिस्टम को भी हमारे, ना सिर्फ पाकिस्तानी, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे पाकिस्तानियों ने ख़राब किया है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बहुत से कंपनी, नेपाल, वहाँ के लोगों ने उनके सिस्टम को ब्रीच किया, वहाँ से उनको फाइनेंशियली गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया है। सही, ठीक है। उस पर जब उन्होंने देखा कि ये तो सारी गड़बड़ हो रही है और ये क्या है, तो उस पर उन्होंने अपने सिस्टम को बंद कर दिया, सही, अपने सिस्टम को उन्होंने टाइट किया। जॉब्स हर वक्त मौजूद हैं, जैसे कि अभी पाकिस्तान में भी अगर कोई काम करने वाला बंदा तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस में आ जाए, बिजनेस डेवलप करे, पैसा लगाए, काम करे, वहां भी ऐसे ही है। वहां अगर आप काम करना चाहते हैं, आप जॉब पे लाइक दैट आपको जॉब नहीं मिलती, आपके पास थोड़ा पैसा है, तो आप वहां जाएं, अपना छोटा बिजनेस सेटअप बना लें, कैफेटेरिया ओपन कर लें, हर वक्त चलेगा, हर वक्त जरूरत है, कोई इशू नहीं है। छोटा सा आप क्या समझते हैं, छोटा सा बिजनेस भी आपको कितना आपको अमाउंट जो है वो चाहिए और आप वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर देखिए, 1 लाख दिरहम है ना अगर आपके पास, तो आप कैफेटेरिया आराम से बना सकते हैं, विद लाइसेंस, लीगल तरीके से। 1 लाख दिरहम के अंदर आप अपना सेटअप बना सकते हैं। उसमें देखिए, आप 1 लाख दिरहम का मतलब ये है कि 80 लाख रुपए होना चाहिए। ये मतलब मैं तो करोड़ के करीब करीब आप 1 करोड़ लगा ही लें, बस जरूरी है तो 1 करोड़ रुपए उठा के वहां जाने से कहीं बेहतर है कि आप 1 करोड़ रुपए से पाकिस्तान के अंदर कारोबार करें, बड़ी मार्केट है। ऐसे ही है, लेकिन इस वक्त बहुत सारे लोगों ने सर इसी तरीके से किया है कि यहाँ से अपना पैसा जो है वो उन्होंने बाहर के ममालिक इसी तरीके से लेकर गए और वहाँ अपना इशू क्या है, लेकिन वहाँ पर भी उनको फिर लीगल मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से भी बात, देखिए मेन बात यह है कि मैं भले वकील हूँ, अपने ही सिस्टम को अगर मैं कोसूं, यहाँ जब इंसाफ ही नहीं है, आप बिजनेस में आ गए हैं, आपने बिजनेस बना लिया, आपके साथ कोई गड़बड़ हो गई है, तो आपको इंसाफ कौन देगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपके बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, चोरी डकैती यहाँ तो आम है, वहां लोग ये समझते हैं कि लाइफ सिक्योर है। मुझे एक कैनेडियन मिला, मैंने उससे पूछा कि आप तो कैनेडियन हो, आप यूएई में क्यों आए हो? वो कहता जी मेरी लाइफ सिक्योर है, कनाडा में भी मेरी लाइफ इतनी सिक्योर नहीं है जितनी मेरी यूएई में लाइफ सिक्योर है। वहां पे ये मर्डर, ये लड़ाइयां झगड़े ये नहीं है, बहुत कम है, मतलब मैं कहता हूं ना होने के बराबर है। उन्होंने इतना कंट्रोल किया हुआ है। तो इस चीज को देखते हुए बिजनेसमैन तो इसलिए जाता है कि मुझे वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर मुझे फौरी तौर पे उसका अजाला भी है। यहाँ पे अजाला नहीं, यहाँ तो फिर केस अगर आप कोर्ट में दायर कर देते हैं और मेरे जैसा वकील आप रख लेते हैं, मैं इसलिए किसी और को नहीं कहूंगा, तो वो फिर मेरी तो नस्ल खाएगी उस केस से, उस बंदे को इंसाफ नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बुरे हालात ये हैं जिसकी वजह से लोग भाग रहे हैं। सही कह रहे हैं सर कि 1 करोड़ के साथ आप यहाँ बिजनेस करें तो बहुत अच्छा कमा सकते हैं। अच्छा, कितना हमारे यहाँ पे सक्सेस स्टोरीज हैं जिन्होंने बहुत छोटे पैमाने पर काम किया और आज वो माशाल्लाह बड़े बिजनेसमैन भी हैं, काम भी कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जाहिर सी बात है जिस तरीके से आज़ादी है या जिस तरीके से हम यहाँ पर रूल्स को हम तो फॉलो ही नहीं करते, शायद हमारे कानून है लेकिन कभी उनको उस पर अमल दरामद ही नहीं हुआ। तो बाहर जाके तो ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता। हम यहाँ सिस्टम को कोसते हैं, लेकिन आप ये देखें कि हमें जितनी लिबर्टी है यहाँ पर, अगर हमने ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो कितना आसान है। अच्छा, उतना ही मुश्किल है ड्राइविंग लाइसेंस, उतना ही मुश्किल है। मैंने लिया, मुझे पता कितने मुश्किल से लिया। आप ये देखें, यहाँ आप हम मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है तो जाहिर है एक प्रोसेस है जिससे गुजरना पड़ेगा। यहाँ आप आधे घंटे में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। तो ये वैसे यहाँ भी अभी इतना आसान नहीं है। आसान है, बहुत आसान है। हमने
देखिए हम अपने अपने निज़ाम को कोसते हैं, असल में हम सारे इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं। ठीक है, चाहते यही हैं कि ये निज़ाम इसी तरह चले। अगर आज ड्राइविंग लाइसेंस जो है हम यूरोप के स्टैंडर्ड का यहाँ कर दें तो आप देखेंगे पूरा मुल्क चीख रहा होगा। अगर सुबह हमने हेलमेट का जुर्माना 2000 रुपये किया है तो पूरे मुल्क में तूफान था कि जी महंगाई पहले इतनी है तो 2000 रुपये कैसे पे करेंगे। 2000 रुपये पे करना उनके जेहन में है, हेलमेट पहनना जेहन में नहीं है। तो आप ये देखेंगे हम सारे इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये सिस्टम इसी तरह चलते रहे। अंदर से ख्वाहिश यही है कि ऐसे ही चलता रहे। अगर हमने ठीक करना है तो इंडिविजुअली भी तो रोल है ना अपना, हमारा अपना इनफरादी किरदार है जिसको हम अगर ठीक करना शुरू कर दें तो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। वो कानून यहाँ भी मौजूद है। अच्छा, एक डकैती तो वो है जो अभी मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी हो रही है, क्रिमिनल आपसे कर रहे हैं। एक डकैती वो है जो हर आदमी दूसरे से कर रहे हैं। हाँ जी। उस डकैती को भी कानून आके रोके। मतलब ये कितनी अफसोसनाक बात है कि अगर आप रेडी वाले से कोई चीज़ खरीदने खड़े हैं तो उसने भी चोरी डकैती से बाज नहीं आना, आपके साथ वो काम कर देना है। थोड़ी देर बाद वही रेडी वाला उठ के गोश्त वाले के पास जाएगा तो कसाई ने उसके साथ वो काम कर देना है। कसाई उठ के डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर ने ये काम कर देना है। तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, इस तरह चल रही है। ये जो चोरी डकैतियां हो रही हैं इसको तो माशरे ने खुद रोकना है। अपना किरदार इंडिविजुअली ठीक करना है तो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अभी आप वहाँ पर जिस तरह बता रहे हैं तो अगर किसी ने अपनी कोई कंपनी रजिस्टर करवानी हो या कुछ इस तरह का काम करना चाह रहे हो, कौन से ऐसे काम हैं जो यहाँ से नौजवान वहाँ पे कर सकते हैं इजीली? देखिए वहाँ एक तो आपने कैफेटेरिया का बताया। कैफेटेरिया का काम मतलब है फूड में खास तौर पे कैफेटेरिया है, रेस्टोरेंट है। उसके बाद वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कंपनियां जिसमें वहाँ पे एग्जीबिशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, वो वहाँ पे एग्जीबिशंस करवाते हैं, लोगों को पूरी दुनिया को वहाँ बुलाते हैं। अच्छा, इन सबसे हट के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है। अच्छा, फिर वहाँ पे ट्रेडिंग का जो काम है उसका बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रेंड है। उसमें आपका मतलब है, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास 30,000 20,000 दिरहम भी है तो आप ट्रेडिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपने एक जगह से परचेज करना, दूसरी जगह सेल करना, बजाय इसके कि आप पहले परचेज करें, आप पहले ऑर्डर सिक्योर करें, उसी अमाउंट से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं जहन लगा के। सही, ठीक है ना। तो ये ट्रेडिंग का काम वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और फिर ख़ासतौर पे जो अफ्रीकन लोग हैं वो आके दुबई को ही हेट करते हैं, वहीं पे आके वो अपना सारा सामान परचेज करते हैं। सही। तो ट्रेडिंग का काम किया जा सकता है। फिर उसके अलावा वहाँ पे जो है यूज़ आइटम्स का बहुत ज़्यादा काम है। हमारा ख़ास तौर पे हमारा खिता जो है ये इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें मुजफ्फरगढ़ डेरा गाजी खान के लोग हैं। ये सारे यूज़ फर्नीचर में, यूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें ये काम करते हैं। होता ये है कि जब लोग आते हैं यूरोप से या वो चीज़ें नहीं परचेज करते हैं, जब छोड़ के जाते हैं तो उसे रखना माल है, वहाँ जगह नहीं है कि वो कहाँ रखें, तो वो इंतहाई कम चली हुई चीज़ होती है। तो उसी का वो यूज़ आइटम्स को जो है वो पाकिस्तान भेज रहे हैं और दूसरे कंट्रीज़ में उसको बहुत ज़्यादा भेजा जा रहा है। फिर वहाँ पे यूज़ गाड़ियों का बहुत अच्छा बिजनेस है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो अभी कस्टम के हालात की वजह से नहीं आ रहे, लेकिन वो गाड़ियाँ जो हैं बाकी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा जा रही हैं। उनके स्पेयर पार्ट्स का काम है, यानी ये थोड़ी सी हेल्दी अमाउंट के साथ होने वाला है, लेकिन काम ये सारे वो हैं जो वहाँ पे मुमकिन है और आराम से। अच्छे लाइसेंस की आपने बात की, मेरी कंपनी हम लाइसेंसिंग बनाते हैं। उसमें होता ही है कि अगर आप LLC की तरफ जा रहे हैं तो साफ जा रहे हैं आपको वहाँ पे लोकल की जरूरत UAE में नहीं है, सऊदीया में तो है, UAE में नहीं है। आपने लोकल हायर नहीं करना, आपने अपनी LLC जो है इंडिविजुअली आप बना सकते हैं, पार्टनर्स के साथ बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एस्टेब्लिशमेंट में किसी में जाते हैं कंपनी में तो देन यू हैव टू हायर लोकल। तो उस लोकल की भी आगे फिर ये है कि उसको आप परसेंटेज पे अपने साथ ले रहे हैं या उसको वकील खिदमात के तौर पर ले रहे हैं। बट कंपनी वहाँ भी आधे घंटे में बन जाती है, लेकिन वो पूरा लीगल प्रोसीजर है। आपने वो लीगल प्रोसीजर, उनकी डॉक्यूमेंटेशन ये सारी कंप्लीट करनी है। तो उनका सारा ऑनलाइन सिस्टम है वहाँ मोस्टली जो है ना, अभी सिस्टम सारा ऑनलाइन ही है। इवन आपकी पॉलिसिंग है, पुलिस में भी ट्रैफिक के सिस्टम सारे उनके ऑनलाइन है। आपको आदमियों से मिलना बहुत कम पड़ता है। सही। और इवन वहाँ पे हॉलीडे का कंसर्ट वो भी नहीं है कि जी आज संडे तो मैं काम कैसे करूँगा, आपका काम हो जाएगा। और वहाँ पे कंपनी प्रॉपरली बनाना, सर ने बताया कि यहाँ आधे घंटे में हम बना लेते हैं, लेकिन बात फिर वही कि हम यहाँ चाहते ही नहीं कि हम सीधे हो जाएं। वही इंटरनली हमारे मामलात कि जी अभी मैं हूँ, मैं वहाँ गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे पता है कि मैंने इशारे पे रुकना है वरना फाइन हो जाएगा, मैंने इस लाइन को चेंज किया तो मुझे फाइन हो जाएगा। जबकि यहाँ पे मैं कहता हूँ या पाकिस्तान तेरा आसरा, और लेफ्ट साइड पे मैं जा रहा हूँ, जिसको लगता है लग जाए। और फिर मेरे पास गाड़ी है तो मोटरसाइकिल वाले को तो मैंने देखना ही नहीं है ना, उसको तो मैंने नुकसान करना ही करना। ट्रैफिक के निज़ाम ही हर चीज में ऐसे ही है कि हम चाहते ही नहीं है कि हम इसको सही कर लें। हेलमेट की बात की, मुझे यहाँ आके पता चला जी कि 2000 जुर्माना कर दिया। मैंने कहा कम किया है, 6000 होना चाहिए था। क्यों? लोग
हम ये सोचते हैं कि ये जुर्माना हम भरेंगे कैसे। वहां भी हमने भरना है ना, हमें पता है मैं ये लाइन क्रॉस करूंगा मुझे 400 का जुर्माना आना है, तो मैं लाइन ही नहीं क्रॉस करता तो 400 क्यों पड़ेगा। यहां भी अगर मैंने हेलमेट पहना हुआ है तो ट्रैफिक वाला कभी भी फाइन नहीं देगा। अच्छा, वहां पे भी मेरे ख्याल में यूएई में भी अच्छा खासा जुर्माना है, बहुत हैवी जुर्माने हैं अगर आपने गलत पार्किंग भी कर 50,000 दिरहम और 1 लाख दिरहम तक भी ट्रैफिक लॉस। बहुत फाइन है, आपने रोड को गलत जगह से क्रॉस कर लिया है 400 दिरहम जुर्माना है। और आपकी जो आईडी आपकी जेब में है इसी पे आपको मैसेज आता है, कोई बंदा आपको रोक के जुर्माना नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें मजीद भी हम बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि पार्किंग या कुछ भी इस तरह का आप उनका रूल जो है वो फॉलो नहीं करेंगे तो आपको हैवी जुर्माना जो है वो पड़ सकता है। अच्छा सर, इसके साथ साथ आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह वर्ल्ड कप के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि जहां इलेक्शन की तैयारी, वहाँ वर्ल्ड कप के भी चर्चे बहुत ज़्यादा हैं, उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा लोगों की होप्स जुड़ी हुई हैं। क्या कहेंगे, वर्ल्ड कप इस दफ़ा हम जीत पाएंगे, हमारी तो वापसी की तैयारी है। वापसी की तैयारी आप ये अभी से जो है लोगों को। हाँ नहीं, सच्ची बात ये है और ये शुरू से ही नज़र आ रहा था। हमने जो उम्मीदें लगाई हुई थी वो नामुनासिब उम्मीदें थी। मैं तो पहले भी कहता रहा कि देखें जो टीम अच्छा खेलती है ज़ाहिर है वो जीतती है, और तवक्कुआत मुझे ये हर वक्त तो नहीं होते, ठीक है, किसी वक्त जो है ऐसा हो जाता है कि आप खिलाफ तवक्को, मौसम आपकी सपोर्ट कर गया, मुखालिफ टीमें आपकी फेवर में खेल गई तो आपको सपोर्ट मिल जाती है, लेकिन ऐसा हर दफ़ा नहीं होता। तो इस मरतबा भी अभी श्रीलंका और न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ उसके बाद हमें नज़र आ गया है कि हमारे लिए वर्ल्ड कप में आगे बढ़ना मुश्किल है, और हमारे मैचेस में जितनी भी अच्छी कारकर्दगी हो जाए, जो एक मैच है इंग्लैंड के साथ, तो फिर भी तकरीबन नामुमकिन है हमारा आगे बढ़ना। लेकिन जो सूरत हाल हुई उससे हमें इस नाकामी से सबक सीखना चाहिए कि हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, क्या खामियाँ रहीं। ख़ास तौर पे एक तो हमारी टीम की सिलेक्शन पर बहुत सारे सवालात उठे इस सारी सूरत हाल में। हमारे पास एक अच्छा स्पिनर जो है वो ज़रूर होना चाहिए था, वो नहीं था, ये इशू बड़ा उभर कर सामने आया। फिर जो हमारा बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड, उसके अंदर बहुत सारे तनाज़ात सामने आ गए। हमारे चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक ने रिज़ाइन कर दिया, उनके हवाले से इंक्वायरी की बातें शुरू हो गई। फिर बोर्ड के अंदर भी जो है काफ़ी सारे तजादात सामने उभर कर आए। बोर्ड ऑफ गवर्निंग के जो चेयरमैन हैं उनकी अरसा मुकम्मल हुआ, उस पर भी फिर बातें होना शुरू हो गई। तो इसलिए यहाँ पर जो पॉलिटिक्स हो रही थी बोर्ड के अंदर वो भी असरअंदाज हो रही थी टीम पर, और टीम के अंदर जो सूरत हाल थी वो भी एक ऐसा महसूस हुआ इस सारे इवेंट में कि कहीं लीडरशिप का फुकदान नजर आया। मतलब टीम वही थी, जो अच्छे खेलने वाले लड़के थे उसमें 19-20 का फ़र्क हो सकता है, कमी कोताही हो सकती है, लेकिन एक अच्छा लीडर जो है वो कमज़ोर लोगों को भी अच्छा खिला जाता है, और अगर कमज़ोर लीडर हो तो वो बहुत अच्छे प्लेयर्स को भी अच्छा नहीं खिला पाता। तो लीडरशिप का फुकदान नज़र आया जो हमें इस वर्ल्ड कप में जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर हमें ये भी तजर्बा हुआ कि हम भारत के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे वो भी हमें जांचने का अंदाज़ा हुआ कि वो किस नेज पर हैं और किस सतह पर हैं, और वहाँ के अवाम ने किस हद तक सपोर्ट की है, वहाँ के बोर्ड ने किस हद तक सपोर्ट की है, आईसीसी ने क्या किया। तो हमें इसमें बहुत सारा कुछ जांचने और समझने का मौका मिला है। इस टूर्नामेंट से हमें सीखना चाहिए। मैं तो ये पहले भी कह रहा था कि अगर हम सेमीफाइनल में पहुंच भी जाते हैं, अगर हम अभी तो पहुंच जाते तो तब भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाना है कि अगर हम आगे फिर जो है वो बड़ी टफ टीमों से मैचेस बनते, तो वो सारी सूरत हाल जो है वो भी हमें वो भी हम मौजे के इंतजार में बैठे होते। तो ऐसा नहीं है, जो टीमें अच्छी खेल रही हैं वो नज़र आ रही हैं अच्छी खेल रही हैं। देखिए ना, अफगानिस्तान एक छोटी टीम शुमार होती थी, लेकिन उसके खेल को सबने अप्रिशिएट किया कि जी बहुत अच्छा खेला है, तो उन सब ने। अब न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में हम ये तवक्को लगा के बैठे थे कि श्रीलंका न्यूजीलैंड से जीत जाएगा, अच्छे मार्जिन से जीत जाएगा, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जो है वो कहीं बेहतर थी। श्रीलंका की टीम जो है वो बहुत कमज़ोर थी और वो शुरू से ही नज़र आ गई, और श्रीलंका के पूरे बोर्ड को श्रीलंकन गवर्नमेंट ने फारिग कर दिया इसी वजह से कि उनकी टीम की कारकर्दगी जो है वो पूरी। हालांकि किसी ज़माने में श्रीलंका की जो टीम थी, हाँ, उसको बहुत ज़्यादा उसको समझा जाता है कि एक वर्ल्ड कप तो उन्होंने ऐसे था जैसे डंडे के जोर पे जीतने वाली बात होती है, तो इस तरह जीता था। हाँ, वो सबको पता था कि वर्ल्ड कप जो है वो श्रीलंका जो है वो उसको जीतेगा। और बाद में हमने ये देखा
कि श्रीलंका की टीम में बहुत अच्छे स्पिनर आए, बहुत अच्छे बैट्समैन आए, उन्होंने रूल किया। उन्होंने ये जो क्रिकेट का इस वक्त जो मंजर है इसको बदलने में श्रीलंका का बड़ा हाथ है। वरना ये होता था कि पहले 10 ओवर सिर्फ रोकना है जी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजारना है और फिर अपनी विकेटें बचानी है। उन्होंने आके पहले 5 ओवर में 50 का कंसेप्ट ही श्रीलंका ने दिया और इस मंजर को बदल दिया। क्रिकेट के जो है वो देखने वालों के लिए अंदर भी एक एनर्जी पैदा कर दी और खेलने वालों के अंदर भी एनर्जी पैदा कर दी। तो श्रीलंकन टीम कमज़ोर इस दफ़ा साबित हुई। जाहिर है इंग्लैंड भी उसी फहरिस्त में शामिल है। चले बांग्लादेश को तो हम कैटेगराइज करते हैं, लेकिन श्रीलंका, पाकिस्तान और इंग्लैंड के साथ जो इस दफ़ा हुए, तो इन तीनों मुल्कों में मेरा ख्याल है बोर्ड जो है वो बैठ के सोचेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि वहाँ श्रीलंका का बोर्ड पूरा फारिग कर दिया गया। पाकिस्तान हमारे पाकिस्तानी टीमों से बहुत इसमें क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि फेवरेटिज्म बहुत है या ग्रुप्स हैं कुछ, इस वजह से भी जो है हमारी उस तरीके से कुछ बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जिनको नहीं सामने लाया जाता, और फिर हम देखते हैं कि उसकी भी अच्छे प्लेयर्स तो खेल रहे हैं। अच्छे प्लेयर्स अगर हैं तो वो किधर हैं? ठीक है ना, ये तो अभी सवालिया निशान है ना, ये अच्छे प्लेयर्स अगर हैं तो किधर हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी लाट है अच्छे प्लेयर्स की जिसको हमने बाहर बिठा रखा है और उनको मौका नहीं दिया। अच्छे प्लेयर्स यही हैं जो खेल रहे हैं, ठीक है। बाकी जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है ज़ाहिर है उनको बाहर बिठाना पड़ता है, जो अनफिट हो जाते हैं उनको बाहर बिठाना पड़ता है। लेकिन असल मामला ये है कि जो कुछ दस्तियाब है आपके पास उसका अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना ये बड़ा ज़रूरी है कि उनमें से अच्छे प्लेयर्स चुनना। देखिए ये टीम जो है वो एक कॉम्बिनेशन होता है कि उसमें आप अच्छे 5 बैट्समैन शामिल करते हैं, ठीक है, और 4 अच्छे बॉलर शामिल करते हैं। एक आप जो है वो उसमें 1 या 2 जो है वो ऑलराउंडर शामिल करते हैं जो बैटिंग भी अच्छी कर सकें और बॉलिंग भी अच्छी कर सकें। तो ये कॉम्बिनेशन होता है टीम का। अगर आप फास्ट बॉलर आपके पास प्रॉपर नहीं है तो आप कमज़ोर होंगे। अगर आपके पास स्पिनर प्रॉपर नहीं है तो आपकी टीम कमज़ोर होगी। अगर आपके पास बैट्समैन प्रॉपर नहीं है तो टीम कमज़ोर होगी। हम फिर इन सारे लोगों की फील्डिंग का अच्छा होना भी बड़ा ज़रूरी है। ये एक कॉम्बिनेशन है जिसको हम आपस में टीम का एक दूसरे के साथ जो है, मैं कहती हूँ लाइजॉन भी बड़ा अच्छा होना चाहिए कि आप टीम मैनेजमेंट जो है वो आपकी वो बेहतरीन होनी चाहिए। काफ़ी आप समझते हैं इस बार जो है वो क्या लगता है कौन सी टीम जो है वो जाएगी? हमारा तो पाकिस्तान का तो आपने माइंड बना दिया। आपको देखें वो तो बड़ा नजर आ रहा है। देखिए 2 टीमें बड़ा अच्छा खेल रही हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों बहुत अच्छा खेल रही हैं। आप ये देखें कि क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं रहा, क्रिकेट एक साइंस हो गई है। अच्छा वो क्यों हुई कि इसमें पैसा बहुत आ गया, दुनिया इन्वॉल्व हो गई, ठीक है, और जो ममालिक क्रिकेट खेल रहे थे उन्होंने इसको साइंस में बदल दिया, इसकी टेक्निक्स अडॉप्ट की उन्होंने। मतलब एक बॉलर अगर किसी मुल्क में उभरता है, बहुत अच्छा बॉलर आता है, तो बाकी जो उसके कंपेटिटर्स हैं वो उस बॉलर पे स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके हर एक्शन को देखते हैं, उसकी हर बाल का जायजा लेते हैं और उसमें से वो रास्ते तलाश करते हैं कि इसको कैसे हिट किया जा सकता है, इसको कैसे कमज़ोर किया जा सकता है। एक अच्छा बैट्समैन आ गया तो उस पर भी स्टडी की जाती है, उस साइंस को समझा जाता है कि इसकी कमज़ोरी क्या है और उसकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाना है। इस साइंस में अच्छा अभी एक स्लेजिंग है, स्लेजिंग का मामला उसको बाकायदा साइंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि आप सामने वाले प्लेयर को इरिटेट करते हैं और उसकी इरिटेशन से उसको मजबूर करते हैं कि वो कुछ गलत काम कर सके, क्रिकेट के हवाले से कोई गलत फैसला कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो टेक्निक के तौर पे अडॉप्ट की जाती हैं। हमने इसको साइंस बनाने में और साइंस के तौर पर समझने में कमज़ोरी दिखाई है। हमारे जो लड़के खेल रहे हैं उन्होंने अपनी जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। इस सारी सूरत हाल के बावजूद बाबर आजम हमारे तवील अरसा जो है वो नंबर 1 प्लेयर रहे, 2 नंबर पर चले गए। शाहीन आफरीदी जो है वो बेहतरीन बॉलर के तौर पर रहे। हमारे ये लड़के जो गली मोहल्लों से खेलने वाले हैं। फिर हमें कुछ नुकसान ये हुआ कि कुछ अरसे कबल पिछले 3-4 साल 5 साल गुजरे, उसमें हमने डोमेस्टिक क्रिकेट को जो है वो क्लोज कर दिया, उसका भी नुकसान हुआ। फिर तीसरा एक पहलू ये है कि हमारे जो मुल्क के हालात हैं, जैसे हम किसी से पूछते हैं ना जी आपके इदारे की क्या हालत है, तो वो कहता है जी वही हालत है जो पूरे मुल्क की हालत है, ठीक है। तो ऐसे ही है, तो क्रिकेट के हालात पूछेंगे कि क्रिकेट के क्या हालात हैं, तो क्रिकेट के वही हालात हैं जो मुल्क के हालात हैं, वो रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। आपको कितनी दिलचस्पी है क्रिकेट में? मैं हॉकी खेलता हूँ। हॉकी के सही है कौमी खेल हमारा, और अभी हम देखते हैं कि हॉकी के हवाले से तो हम बड़े मायूस नजर आते हैं। वो तो बिल्कुल तकरीबन खत्म होने पे ही आ गई है या खत्म हो चुकी, कभी नजर तो नहीं आई। अच्छा यहाँ पे हालांकि ग्राउंड ऑस्ट्रोटर्फ के हवाले से भी तो काफी अच्छा वो उस पर काम हुआ, लेकिन अभी उस तरह जो है खेल को फरोग नहीं दिया जा रहा जिस तरह अभी क्रिकेट के हवाले से। अच्छा जिस तरह अभी हम ये भी बात करेंगे जिन लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है या जिन लोग ऑलरेडी यहाँ पर जिस तरह एजेंट्स होते हैं या वहाँ पर जब जाते हैं लोग
वहाँ पर परेशानियों का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोगों को कैद हो जाती है, या कुछ लोग जिस तरह भी मुश्किलात हों, उनके हवाले से भी बताइए कि उनको फिर क्या करना चाहिए। देखिए, तो परेशानी से वो अब आ गए, वहाँ पहुँच गए, फिर वो क्या करें? ये दो अलग-अलग बातें आपने की। एक तो ये कि एक के साथ यहाँ फ्रॉड हो गया और एक वहाँ जाके फंस गया। हाँ, तो दोनों का डिफरेंट है। जिसके साथ तो यहाँ फ्रॉड हुआ है, साफ ज़ाहिर है वो तो FIA में जाएगा। सही। उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो FIA में अपनी एप्लीकेशन देगा, अपनी सारी चीज़ें बताएगा, मेरे साथ ये हुआ, और उसको फिर अपना कानूनी रास्ता जो है वो अडॉप्ट करना है। एक बंदा यहाँ से चला गया और वहाँ जाके देखें, अभी फ्रॉड को एक बंदा विजिट वीज़े पे गया और खुद ही वहाँ जाके एब्सकॉन्ड कर गया, तो फ्रॉड तो है नहीं। ठीक है, उसके बाद वो फंस गया, अभी उसे क्या करना? उसके पास कुछ लोग जैसे झांसा दे देते हैं जॉब का या किसी भी। लेकिन जॉब का झांसा तो मैं ये समझता हूँ कि आजकल आपको वीजा मिल गया, आपको पता है उस वीजे के ऊपर लिखा होता है कि आपका ये जॉब वीजा है या विजिट वीजा है। बहुत सारे हमारे ऐसे नौजवान हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको आइडिया नहीं होता, जाहिर सी बात है। मैं इसमें ऐड करूँ थोड़ा सा कि ये जो हमारे एजेंट्स यहाँ पर वीजा दे रहे होते हैं, हाँ, उनको पता होता है कि ये जो जा रहे हैं, उसको टर्मिनोलॉजी में कहते हैं खरगोश। ठीक है ना, खरगोश। वो तो खरगोश होना यही होता है कि उसने वहाँ गायब होना है। हाँ। ठीक है। अच्छा, वो उससे ज्यादा पैसे लेते हैं, इस बात के ज्यादा पैसे लेते हैं। उन्हें पता है वो वीजा दे रहे हैं किस मकसद के लिए दे रहे हैं, इसने काम क्या करना है, वहाँ जाके गायब होना है क्या। तो ये मिली भगत से हो रहा होता है। अच्छा, वो ऑलरेडी तय हो गया होता है कि भाई ये इसने जाना है, ये विजिट पे जा रहा है। लोग तो नहीं बताते ना। नहीं, उनको पता होता है, प्लानिंग से हो रहा है। देखिए, एक वीजा 50,000 का है और आपने उसका 1.5 लाख दिया है। आप लाख रुपए किस चीज का दे रहे हैं? इसी चीज का दे रहे हैं ना। तो उसको पता है कि मैंने जाके वहां गायब होना है। अब जब वो पकड़ा जाता है तो उसके बाद की जो सीन है वो यही है फिर कि उसका फ्यूचर गया। अच्छा, तो किस तरह जो यहाँ से भेज रहे होते हैं या इलीगल कर रहे हैं, तो वहाँ की हुकूमत को आइडिया नहीं होता कि यहाँ से जो बंदा वहाँ जा रहा है, चेक एंड बैलेंस उनका तो ज्यादा स्ट्रांग होता है। चेक एंड बैलेंस ये है कि यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया विजिट वीजा के लिए, आपको वीजा मिल गया, आप चले गए, लीगली आपको वीजा मिला, आपने एंट्री की, आप चले गए। अब वहां पे वो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? वो यही होगा कि आपका 30 डेज का अगर स्टे है और 31 डे हो गया तो आपको एब्सकॉन्ड कर देंगे। एब्सकॉन्ड का मतलब ये है कि जिस दिन आप पकड़े गए आपने वापस आना है। सही। अच्छा, मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, मैं बात कर रही थी अभी ब्रेक में भी सर से बात है। सर, मैं एक चीज़ का खुद भी कंफ्यूजन का शिकार हो रही हूँ ना कि यहाँ से आपने चीज़ें कर ली, अगर आपका 50 लाख का एक वीज़ा है या 50,000 का है, तो वहाँ आपने वहाँ चले गए हैं, यहाँ से आप अपनी तमाम चीज़ें कि आपने वहाँ पर छुप जाना है। कैसे छुप सकते हैं? तो वहाँ से अगर 30 डेज का है, आपने वापस आना है, तो वहाँ कैसे छुपेंगे? अभी आपने सवाल किया था कि वहाँ की गवर्नमेंट को नहीं पता कि ये लोग आ रहे हैं तो क्या करना है। वो अपनी तरफ से पूरा बंदोबस्त करते हैं कि जो लोग विजिट पर भी आ रहे हैं उनकी छानबीन की जाए। आपको वीज़ा देते हुए भी छानबीन करते हैं, और फिर जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो आपसे पहला सवाल ये किया जाता है कि आपने किधर जाना है। ठीक है, आप यहाँ आए हैं, UAE में आए हैं, तो कहाँ ठहरेंगे ना। अगर आप किसी दोस्त के पास ठहरे हुए हैं तो उसका नंबर दे दें। ठीक है, अगर आप किसी होटल में ठहरे हुए हैं तो उसकी बुकिंग दे दें। तो आपकी जो वहाँ पर रेजिडेंस है उसको वो चेक करते हैं, श्योर करते हैं कि आप यहाँ आ रहे हैं, कहीं सड़क पे रहने के लिए तो नहीं आ रहे ना। जाहिर है उन्होंने अपने मुल्क को भी ठीक रखना है। तो पहला सवाल ये होता है कि आपने किधर ठहरना है। ठीक है, अगर आप 1 महीने के विजिट पर जा रहे हैं। दूसरा ये है कि आपकी जेब में इतने पैसे हैं कि आप 1 महीना वहाँ गुजारा कर सकेंगे। ठीक है, वो तो यहाँ से क्वेश्चन पाकिस्तान से भी किए जाते हैं। वहाँ भी देखें ना, आप उन्होंने इंश्योर तो करना है ना। एक आदमी अगर सिस्टम को बाईपास करके वहाँ आ गया है, 1 महीना गुजारने के लिए आ गया है, तो 1 महीना वहाँ गुजारने के उसके पास वसाइल भी हैं या नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब वो उन्होंने ये भी देखना है, वो पूरी दुनिया को वीज़ा दे रहे हैं। अभी जैसे मौलाना साहब ने कहा कि वहाँ से कनाडा से लोग आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं। तो ये सारे लोग उधर आ रहे हैं। हाँ। और वहाँ क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि उनकी गवर्नमेंट ने वहाँ पर हालात इस तरह कर दिए हैं कि लोग यूरोप और अमेरिका और कनाडा से खिंचे हुए आ रहे हैं। कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ वहाँ पर इन्वायरमेंट ऐसा दिया है कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो आपके पास अच्छा इन्वायरमेंट। अभी कनाडा का भी हम सर जानेंगे। कनाडा के हवाले से भी बहुत ज़्यादा एक तो भरमार आई ना, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी आया कि कनाडा जो है वो आपको बहुत अच्छा जो है वो आपको दे रहा है, वीज़े के हवाले से आपको बहुत फैसिलिटीज़ हैं। मतलब बहुत ज़्यादा नौजवान हमारे जो थे वो कनाडा जाने के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कनाडा जाना चाहते हैं। देखिए, कनाडा यहाँ ऐसे ही है कि आपको सोशल मीडिया पे कनाडा ही मिलेगा,
स्पेशली अच्छा, वहाँ के लोगों ने भी कमाल है वैसे, एक चीज ट्रेंड स्टार्ट होती है ना कि वीजा ओपन कर दिया, बस उसके बाद जो है वो लोगों की तफसीलात, लोगों की गाइडेंस बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई। हालांकि हालात के जो हकायक है ना उसके ये खिलाफ है। कनाडा ने ऐसे दरवाजा नहीं खोला हुआ कि आप सभी आ जाए, हाँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके भी स्किल्ड वीजे हैं, सेमी स्किल्ड वीजे हैं, फिर उसका पूरा प्रोसीजर है, आपने डॉक्यूमेंटेशन के उस पूरे प्रोसीजर से गुजरना है, तकरीबन 1 साल लग जाता है आपको। इस इमिग्रेशन में जब आप जाते हैं तो पूरा 1 साल लग जाता है। फिर लोगों को यहाँ बताया जाता है वहाँ ट्रकिंग बहुत आसान है, ट्रक ड्राइवर जो है वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जिसने यहाँ काम नहीं करना उसने वहाँ भी नहीं करना। सही बात है, काम करने वाला तो यहाँ भी कमा यहाँ भी कमा रहा है, ठीक है ना। बस सिंपली आपकी करेंसी के एक्सचेंज का और उसका थोड़ा सा इशू है। अदरवाइज अगर हम यूएई को लेते हैं तो वहां पे इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है ना वो ज्यादा चल रहा है यूरोप का, वो कनाडा का नहीं है। सही। वहां पे जो है इस वक्त पुर्तगाल ने रियली ये है कि उन्होंने D7 वीजा या D3 वीजा ही ओपन किए हुए हैं कि इफ यू हैव अ कंपनी, इवन इफ यू हैव अ कंपनी इन पाकिस्तान, नॉट इन यूएई, और वो 1 साल पुरानी है तो आप उसकी ब्रांच वहां ओपन कर सकते हैं, पैसा ले आए। सही। वो तो आपको रेजिडेंस भी देते हैं, वो आपको पासपोर्ट भी देते हैं, इन्वेस्ट करें वहां पे। ठीक है। एग्जैक्टली और बहुत सी कंट्रीज हैं जिसमें हंगरी है, इटली है, ये पोलैंड है, ये सारे वो लोग हैं जो बिजनेसमैन को तो वीजा फौरन दे देते हैं, पहले उनको टेम्परेरी रेजिडेंट TR देते हैं, फिर PR देते हैं, फिर पासपोर्ट दे देते हैं। जबकि यहाँ पाकिस्तान में जो ट्रेंड चल रहा है वो सिर्फ कनाडा का चल रहा है कि कनाडा ने बहुत आसानी कर दी है जी, कनाडा ने वीजे ओपन कर दिए। वीजा तो हर वक्त ओपन है, जिस बंदे के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है वो किसी भी कंट्री में जा सकता है। पैसा है, जैसे सर ने कहा कि पैसा, उनको तो पैसा चाहिए ना, पैसा है आपके पास, आ जाए, लगाएं, कमाएं, हमें भी दें, खुद भी खाएं। अच्छा, यूएई के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग हैं ना कि वहाँ पे आपकी जो वहाँ पे रिहाइश है वो बहुत एक्सपेंसिव है, आपका खाना पीना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो एक आम मजदूर बंदे के लिए तो वहाँ सर्वाइव करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, जो हम मुश्किल की बात करते हैं ना, तो वो अगर आप वहीं कमा के वहीं लगा रहे हैं ना, तो वैसे तो उनका यही है कि यही कमाए यही लगाए, वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगता, यही लगा के जाए। नहीं, मजे की बात ये, हम दोस्तों में ये कहते थे कमाए वहाँ, खाएं यहाँ, फिर तो बहुत मजा है। हाँ। वहां कमा के खाना तो ऐसे ही रहना जैसे पाकिस्तान में रह रहे हैं, ऐसे ही है। ठीक है ना। देखिए, आप अगर फर्ज किया वहां पे आपकी सैलरी, ये जो छुप छुपा के काम कर रहे होते हैं ना, उनका 1200-1300 में दिरहम में उनको वहां जॉब मिलती है। अब 1200-1300 दिरहम में 350-400 के लगभग उनको बेड लेना पड़ता है। वो एक दूसरे के ऊपर जो चारपाइयाँ होती हैं उनको एक बेड मिलता है 350-350 में, वो गया। 200 उनका फूड एक्सपेंस का लगा लें, ठीक है। उसके बाद 100 उसका मोबाइल का लगा लें, बचा के वो 500 दिरहम में बचाएगा, ठीक है। सिंगल बंदा जो है 500 दिरहम का मतलब है 40,000 रुपया। हाँ, तो उससे क्या होगा कि अगर वो, ठीक है ना, लेकिन वहां उसको ये लगेगा कि जी ठीक, और वो मशीन की तरह चल रहा होगा। देखिए, वहां वो अगर उसने ड्यूटी करनी है 9 बजे तो वो 8:50 पे पहुंचेगा। यहाँ अगर उसने ड्यूटी 9 बजे करनी है तो 10 बजे। मैं आज सुबह का एक्सपीरियंस लेके आया हूँ अलाइड बैंक में, ब्रांच ही 10 बजे खुली है। 10 बजे जो आएगा वो तो ड्यूटी फुल शुमार होगा। हाँ, ये भी आप ठीक कह रहे हैं, ब्रांच ही 10 बजे खुली है, मैंने अपना कार्ड उठाना था। तो वहां ये नहीं है, हम ही, यानी मैं ही हूँगा ना, तो मैं भी यही करूंगा कि मुझे 5 मिनट पहले जाना है, मैं ड्यूटी पे जाना है, अदरवाइज उस दिन की मुझे सैलरी नहीं मिलती। और बंद कर छुट्टी होनी है तो 5 मिनट बाद होनी है, 5 मिनट। यहाँ हम 1 घंटा पहले अपना सामान वाइंड अप कर लेते हैं। यहाँ तो बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन है ना, ऐसे ही वहां पे रह के कमा के आप खा रहे हैं तो आपको इतना महसूस नहीं हो रहा होता। लेकिन जब बंदा बेरोजगार है, यहाँ से विजिट पे चला गया है और उसने पाकिस्तान से करेंसी लेके जानी है, वहां रिहाइश लेनी है, वहां खाना खाना है, तो उसके लिए तो बहुत महंगा है। उसके लिए सर्वाइवल 1 महीना ही बहुत मुश्किल है। देखिए, अभी उन्होंने, जैसे सर ने कहा कि वो पैसे देखते हैं एयरपोर्ट पे कि आपके पास कितने पैसे हैं जो आप यहाँ तशरीफ लाए हैं 1 महीने के लिए, आपके पास उसको लगाने के लिए कितने पैसे लाए। तो उनका अभी उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि पाकिस्तानी यूएई के 5,000 दिरहम आपकी जेब में होने चाहिए। सही। और वो काउंट करवाते हैं कि दिखाएं, गिने कि 5,000 दिरहम अभी मस्ट कर दिया जी, लाजमी है, वरना वहीं से वापसी वाली फ्लाइट आपको दे देते हैं। रिटर्न टिकट आपके पास होती है, शेड्यूल चेंज करते हैं, जो फ्लाइट जा रही है उस पर बिठा के आपको वापस भेज देते हैं। सही। क्योंकि मैं PRO का वो देखता हूँ, तो वहां पे कई लोग ऐसे हैं जिनको हमने एयरपोर्ट पे हम गए, हमने उनको पूछा कि जी वो पकड़े गए, तो उन्होंने कहा जी ऐसे विजिट पे थे, तो हमने बड़ी रिक्वेस्ट की, शुरू ला दुबई का एयरपोर्ट ही देख के वापस आ जाते हैं। हाँ, तो सारे खर्चे वो एंटर ही नहीं होने देते। अब वो चीजें पहले देखते हैं। तो देखिए, अब वो 5,000 दिरहम फर्ज के लेके जा रहे हैं तो कितना है, 4 लाख रुपया। 5,000 दिरहम तो उसका मेरे नहीं ख्याल 15-20 दिन में खत्म हो जाएगा। और यहाँ 4 लाख रुपए इकट्ठे करने में आपको कितना टाइम लग जाता है। मतलब अब यहाँ पे कितने, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना सरमाया ही नहीं है। हमारे नौजवानों को वैसे ये चाहिए कि जो पढ़े लिखे हैं ना,
उनको ये चाहिए कि वो बजाय इसके कि लोगों के पीछे पड़े, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो खुद से सर्च आउट करें। यूरोप ओपन है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन कहाँ फिट होती है, सही, अपनी उस फिटनेस के मुताबिक अपनी जॉब तलाश करें, वहां पे अप्लाई करें। ऑनलाइन आपको जॉब मिल जाती है, कोई फ्रॉड नहीं है और कुछ भी नहीं लेते। मजे की बात यह कि वो पैसे एडवांस नहीं लेते, गवर्नमेंट की फीसेज हैं और वो इतनी कम है कि आपकी सोच है। बाकी हम लोग जितने यहाँ पे ये बैठे हुए हैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट, ये वो इधर उधर, ये जितने पैसे ले होते हैं इनके अपनी चार्जेस होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप ऑनलाइन अगर अप्लाई कर रहे हैं, हाँ, तो उसमें कंपनी को डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करें, आपका जॉब ऑफर आता है। हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि यहाँ पे यूरोपियन यूनियन जो है, जो शेंजन वीजा दे रहे हैं वो है, या यूएसए है, यहाँ पे आपकी एम्बेसी में इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि आपका इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल नहीं होता। हाँ। अब बहुत से लोग इसलिए माइग्रेट हो रहे हैं यूएई में, इसलिए वीजा ले रहे हैं कि उन्होंने वहां काम नहीं करना, वो यहाँ से वहां जाते हैं, वहां अपनी स्टेटमेंट ठीक करते हैं और वहां से वो माइग्रेट हो जाते हैं यूरोप में, क्योंकि वहां पे जो लाइन है वो बहुत लंबी नहीं है। मतलब अगर आपको इंटरव्यू का टाइम चाहिए तो 1 महीने के अंदर अंदर आपका शेड्यूल हो जाता है। यहाँ तो सिर्फ पासपोर्ट बनवाने की लाइन इतनी लंबी होती है, बिल्कुल ऐसी है। तवील अरसे से जो है उसमें काफी डिले है और पासपोर्ट आपको बर वक्त नहीं मिल रहा। एक आपने सवाल पूछा था कि वहाँ लोग गायब कैसे हो जाते हैं, मैंने आधा जवाब दिया था, आधा रह गया था। जी जी। वो गायब इस तरह हो जाते हैं कि जैसे विजिट वीजे पर गए और उसने गायब होना है तो वो सिस्टम को ब्रीच करके इन हो गया, एंटर हो गया यूएई में, तो फिर वो तलाश करता है, वो पहले से सोच के गया होता है कि मैंने वापस नहीं जाना, मैंने यहीं ढूंढना है, तो वो तलाश करता है कि मुझे कोई रोज़गार मिल जाए, क्योंकि गुजारा मुश्किल होता है। तो फिर वो रोज़गार जब उसे मिलता है तो वो इलीगल रोज़गार मिलता है। जो दे रहा होता है उसे भी पता है कि ये इलीगल आदमी है, तो अगर मैं इसको रख रहा हूँ तो मुझे भी इसके पनिशमेंट मिल सकती है। तो वो फिर उसको जो वेजेस 1000 देने होते हैं तो वो 200-300 दिरहम पे जो है वो उसको वो रख लेते हैं और वो फिर उनकी प्रोटेक्शन में रहता है और वो उस सिस्टम से आउट हो जाता है, गायब हो जाता है। तो फिर जब भी पकड़ा जाता है तो फिर वो पनिशमेंट भी होती है और फिर अब्सकॉन्डर भी, वो जिस दिन वीज़ा ख़त्म हो गया तो वो शुमार हो जाएगा, वो सारे उस पर। लेकिन गायब होने के रास्ते भी मौजूद हैं, लेकिन उसकी बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ना सिर्फ वो खुद सफ़र करता है, उसके पीछे सारी फैमिली सफ़र करती है। तो इससे बेहतरीन और आसान तरीका ये है कि आप लीगल तरीके से फिर आप चले जाएं और लीगल या फिर अपने रोज़गार के रास्ते यहीं तलाश करें। हमारे यहाँ खराबी ये हो गई है कि हर आदमी जो है वो नौकरी की तलाश में और फिर शॉर्टकट ढूंढता है ना कि किसी तरीके से आसानी हो जाए ज्यादा, लेकिन वो ज्यादा आसानी के चक्कर वहां भी नहीं है। ये जो लोग सोच के जाते हैं कि वहां जाएंगे और शॉर्टकट से हम आगे निकल जाएंगे, शॉर्टकट दुनिया में कहीं भी नहीं है, ठीक है ना जी। वो शॉर्टकट अगर कहीं किसी का जैक, जो कहते हैं ना जैक लग जाना, तो अगर लगना है तो पाकिस्तान में भी लग जाएगा। सही बात है, तो लक बड़ी काउंट करती है। अच्छा, कितने अरसे से, जैसे सऊदी अरब हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे पाकिस्तानी बहुत अरसे तक वहाँ पे मुकीम रहे और लोग अपना काम भी करते रहे और वहाँ पर रहते भी रहे, तो उसके बाद वो तो बहुत टाइम बाद पता चला कि वहाँ के लोग जो हैं वो इलीगल जो है वो वहाँ पर रह रहे थे। अभी भी सऊदी अरब ने, देखिए सऊदी अरब में भी ऐसे ही है, हर कंट्री में ये है। अब तो उन्होंने ज्यादा स्ट्रिक्टनेस जो है वो स्ट्रिक्टनेस हर जगह पे है। जैसे सर ने अभी आपको बताया, लोगों को वहाँ पे लेबर चाहिए। अब तो पाकिस्तान में भी है। अब तो पाकिस्तान में भी है। और पाकिस्तान में भी थोड़ी सख्ती करना चाहिए। मैं ये सुन के हैरान हो गया कि दुनिया में सबसे जो मुश्किल वीजा है ना पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का। हाँ। अच्छा, दुनिया में सबसे मुश्किल वीजा पाकिस्तान का नहीं लगता। हालांकि हम कहते हैं अमेरिका का नहीं सबसे मुश्किल जो है वो अमेरिका है। अमेरिका, देखिए अमेरिका का अगर आप देखते हैं ना, अमेरिका का वीजा मुश्किल नहीं है। वो तो आपसे कुछ भी नहीं मांगता, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट ही नहीं मांगता। अच्छा, यस। तो यहाँ से जो इतना वो क्यों प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम ये कि हम झूठ बोलने के आदी है ना। उनको झूठ नहीं चाहिए, वो आपको चेक कर, जिस दिन आपने अप्लाई कर दिया ना यूएसए के लिए, उस दिन से आपका फेसबुक, आपका ट्विटर, सोशल मीडिया टोटल आपका चेक होगा, उन्होंने उस पर लग जाना है। सही। अब उधर से उन्होंने क्वेश्चंस निकालने हैं, आपकी शीट तैयार होनी है, जिस डेट को आपका इंटरव्यू है, हाँ। आपने जाना है, उसी से रिलेटेड उन्होंने आपसे सवाल करने हैं। सही। अच्छा, हमें क्या आदत है, हम फेसबुक पे तो कुछ चढ़ा रहे होते हैं और बता कुछ रहे होते हैं। अच्छा, होता तो यही है ना, इवन हम जो बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं वो भी फेक होती है। अमेरिका को तो चाहिए ही नहीं। हाँ, वो नहीं चाहिए, आपसे नहीं मांगते। हम बना रहे होते हैं बैंक स्टेटमेंट, इस तरह की बना के लेके जाते हैं। जब वो देखते हैं इतनी हैवी बैंक स्टेटमेंट है तो वो पहला सवाल ही पूछते हैं कि आप टैक्स कितना दे रहे हैं। हाँ, वही ना, तो इसलिए रिफ्यूज होता है, वरना वो आपकी जबान पे यकीन करते हैं। सही। वो कहते ठीक है, आप जाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का वीजा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे और मेरे ख्याल में हमारे तमाम नाजरीन जो देख रहे हैं उनको काफ़ी गाइडेंस भी मिल गई होगी इस हवाले से। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। इसके साथ ही नाजरीन, आज का शो यहीं पर खत्म हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा,
दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दी तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।